से उसको एक एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखें कि कहां तक सारी चीजें यहाँ पर होंगी, ये देखने का विषय है। आपका मेडिकल साइंस का इतिहास बहुत छोटा सा है और आप सभी लोगों को ये बात जान के आश्चर्य होगा कि हम अपनी लंग्स की कैपेसिटी का जो फिजिकल वर्क करने वाले, डेली फिजिकल वर्क करने वाले कम से कम 7 से 8 घंटे हैं, वो 30 से 40% कैपेसिटी लंग्स की इस्तेमाल कर पाते हैं, सिर्फ 30 से 40%। और आप इको करा के आइए, अगर आपका ईएफ यानी हार्ट की फंक्शनिंग 55 से 60% है तो डॉक्टर कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है। 100% क्यों नहीं काम करता, इसके बारे में नहीं बता। ब्रेन, हम लोग अपने ब्रेन को कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जो 8-10% यूज करते हैं जीनियस होते हैं। आउट ऑफ 100 8 से 10% यूज करने वाले जीनियस है। तो ये सारी चीजें समझने का विषय है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम क्यों इसको हमें सीखना चाहिए और क्यों जानना चाहिए। ये सारा का सारा सिस्टम बहुत बड़ा है। अभी आपको हम एक्सप्लेन करेंगे, आपको लगेगा कि वाकई में हम कितनी बड़ी चीज सीखने जा रहे हैं, कितना बड़ा है और क्यों मेडिकल साइंस फेल हो रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में। जितने तरह के वायरसेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, नए नए म्यूटेंट वायरस आ रहे हैं और इलाज किसी के पास कुछ भी नहीं है। अभी आप देखिए डेल्टा वेरिएंट आया था कोविड-19 का, और कोरोना का इतिहास कोई नया नहीं है। जिनको कफ कोल्ड होता है उसमें 70% 75% लोगों को इन्फ्लुएंजा वायरस कफ कोल्ड रनिंग रोज होती है। 25 से 30% कोरोना वायरस ही होता था जो ड्राई कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, नोज ब्लॉक हो जाती थी, सारी चीजें। तो आपको और हमें यही समझना कि कुछ नया नहीं है, सब चीज आपस में म्यूटेंट होकर के नया नया रूप धारण कर रही है। उससे निपटने का उपाय क्या है, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो जो भी हम लोग 10-12 घंटे की क्लास में सीखेंगे उसमें आप अपने को इतने स्ट्रांगली सारी चीजों के इलाज के लिए पाएंगे कि ये इन्फेक्शंस आना और इसको रोकना हमारे लिए कितना आसान विषय है और साइंस के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्या पहले किसी को निमोनिया नहीं होता था? लंग्स 30-40% ब्लॉक नहीं होते थे, 80% ब्लॉक नहीं होते थे, लेकिन वो इजीली ठीक हो जाते थे। तो ये बात निश्चित रूप से हमें समझना है कि उस सब चीजों से हम अपने को कैसे बचा सकते हैं। और ये जो मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, इसमें आपको हम कलर से भी सारी चीजें बताएंगे कि कैसे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। सब्जेक्ट बड़ा, सब्जेक्ट्स में से बहुत छोटा सा हिस्सा हम आप लोगों तक ले आ रहे हैं कि कोई भी तरह की बीमारी आपके पास आएगी, किसी भी तरह की, ये पूरी क्लास के बाद कोई भी बीमारी का नाम लेगा और आपके पास उसका इलाज होगा। क्या करना है? कलर की रिंग लगा देनी है, मेथी का रिंग लगा देना है और बता देना कि फिंगर के इस ज्वाइंट को दबाएं कैसे। निश्चित रूप से बहुत सारे पेशेंट को आप अर्लीस्ट हील कर देंगे डॉक्टर के पास जाने से पहले। आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं कि पूरे कोविड-19 सेशन में मोर देन 1000 पेशेंट को कलर की रिंग, मेथी दाने की रिंग और बहुत सारे पेशेंट को, मोर देन 50 पेशेंट को मैं आईसीयू में जा करके कोरोना पॉजिटिव को ट्रीटमेंट करके आया। लेकिन देखिए हमें कहीं भी कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं आया। इसका भी कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। आपने पूरे इस पेंडेमिक के दरमियान ये देखा होगा कि कोरोना वायरस का जो खौफ था वो लोगों में बहुत ज्यादा था और आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि आपके आसपास लोगों को कोरोना वायरस है
डॉक्टर बोलते हैं 2 दिन में छुट्टी दे दी जाएगी, और अगले दिन सुनने में आता है कि उनकी रात में ही डेथ हो गई, या सुबह सुनने में आया कि शाम को छुट्टी करेंगे, दोपहर में डेथ हुई। कभी आपने इस बात पर विचार किया क्यों? हम उस साइंस के पास जा रहे हैं जहां कोरोना वायरस की कोई मेडिसिन नहीं है, सब हिट एंड ट्राई, और मैक्सिमम लोगों को स्टेरॉयड दिया जा रहा था और अच्छी मात्रा में दिया जा रहा था। एक नॉर्मल पर्सन को, सिर्फ आपको इसलिए ये बता रहे हैं कि आप समझ पाए कि हमें भागने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल पर्सन को, हेल्दी पर्सन को अगर स्टेरॉयड एक दिन में देनी है तो 1.5 mg, और आपने देखा होगा कि 8 mg, 18 mg, 80 mg स्टेरॉयड दी गई है। और ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आप संकेत को समझें। और आप बताइए कि जिसको इतनी स्टेरॉयड दी जाएगी उसकी बॉडी में जो एनर्जी एक बार आएगी वो क्या करेगी? तो ये क्या करता है कि बॉडी के रेट ऑफ रिएक्शंस को, सारे ऑर्गन के फंक्शन को इतना इंक्रीज कर देता है कि आदमी कोलैप्स हो गया। हमारे ऋषि मुनि के रूप में आप देखिए, रामदेव जी ने एक शब्द बोला था कि ओवरडोज मेडिसिन देने के बाद लोगों की डेथ ज्यादा हुई है, तो पूरा का पूरा साइंस उसके पीछे पड़ गया। किसी ने ये नहीं बताया कि हमने स्टेरॉयड दिया क्यों। एक ही बात एक्सक्यूज होती है कि लाइफ सेव करनी थी तो हमारे लिए मजबूरी थी। आप सभी लोग जानते हैं कि स्टेरॉयड अल्टीमेट लास्ट लेवल की मेडिसिन है, उसके बाद उनके पास कोई लेवल नहीं है कुछ करने के लिए, उसकी डोज बढ़ाते जाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं, जो प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, माइल्ड डोज स्टेरॉयड की लेकर के खेलते हैं और 6 महीने बाद भी डोप टेस्ट में पकड़े जाते हैं उस स्टेरॉयड के लेने से। तो सोचिए वो आपके बॉडी की मसल्स पावर को कितना बूस्ट अप कर दें। जिसने भी इस फेज को देखा है और स्टेरॉयड की मात्रा अधिक लेने के बाद क्या महसूस किया है, ध्यान से समझने का विषय है कि उनको नींद नहीं आती थी, हर समय माइंड और बॉडी एक्टिव लगता था। ये कितनी बड़ी बात थी। और जितनी भी डेथ हुई है, मोर देन 70% वो ओवरडोज मेडिसिन से ही हुई। ये कोई डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि स्टेरॉयड मसल्स पावर को, जो हमारी मोटर एक्टिविटीज है, उसको इनहेंस कर दे रहा है। तो हार्ट के हार्ट रेट से ज्यादा अगर रेट होगा तो क्या होगा? हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट की मसल्स टूट जाएगी। तो ये समझने का विषय है। तो ये हमें समझना कि हमें डॉक्टर के पास भागने की बजाय जो हमारे आयुर्वेदिक और घरेलू इलाज हैं वो सबसे सफिशियंट है। गार्गल करना, कफ कोल्ड के लिए स्टीम लेना, गर्म पानी पीना, काढ़ा पीना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो मेडिकल साइंस का इतिहास बहुत छोटा सा है, 400-500 साल का, और जो डेवलप्ड साइंस है वो मुश्किल से 30 से 40 साल की है। अगर वो हार्ट में बाईपास कर देते हैं, हार्ट में स्टंटिंग डाल देते हैं, तो पर्सन को ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके साथ सुबह शाम की नाश्ते के बराबर गोलियां दे देते हैं, ये खाना ही खाना है। तो ये कोई उपचार तो हुआ नहीं। तो हमें समझना कि हमें कहाँ जाना है। निश्चित रूप से आप लोगों ने एक अच्छा चैनल पकड़ा हुआ है जहां सुबह चौहान साहब, जैन साहब, ये लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो हम लोग वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट पर, एक्यूप्रेशर पर, जिस पर हम लोगों को बात करनी है। आपका सब्जेक्ट है एक्यूप्रेशर में इंद्रियाज के माध्यम से, कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री, उसके माध्यम से कैसे हम पूरी बॉडी का इलाज अपने हाथों से कर सकते हैं। इस पर विषय हम लोगों का यही है। इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे कि कैसे आप ज्वाइंट पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं और कैसे कुछ मेथी दाना, कुछ कलर लगा करके बड़ी सी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जितनी चीजें आप सीख के जाएंगे, किसी भी तरह के इलाज को बहुत आसानी से कर पाएंगे, बहुत आसानी से।
इतनी आसानी से कि आप कल्पना नहीं कर सकते। शुरू में जब हमने भी सीखा था तो हमें भी लगता था कि ये कैसे संभव है, लेकिन जब रिजल्ट देखने लगा तो लगा कि नहीं, ये अद्भुत चीज है। तो पहली चीज हम लोग बात करते हैं, आपको कुछ पीडीएफ फाइल दी गई है और डे बाय डे पीडीएफ हम आपको देते जाएंगे, आप उसकी कॉपी निकलवा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जो है आप लोगों को जितनी भी इसकी एक बुक की कॉपी प्रोवाइड करा दी जाएगी, हिंदी या इंग्लिश जिस भी चीज में चाहिए वो आप लोग मेंशन कर देंगे चौहान सर को, तो उतनी बुक्स मंगा करके मैं प्रोवाइड करा दूंगा, खास बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्यूप्रेशर की। एक्यूप्रेशर सबसे एशियंट थेरेपी है। आयुर्वेद में इसको मर्मास के नाम से जाना जाता है, मर्म दाब योग। मर्म दाब योग चरक संहिता में महर्षि चरक ने इसको मर्म दाब के रूप में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि बहुत डिटेल जाएंगे तो हम लोगों का जो सब्जेक्ट है फोकस करने का वो रह जाएगा, लेकिन फिर भी जो खास बात है वो आपको देखने की कि आप कहाँ पर और क्या चीज सीख रहे हैं। मर्म दाब योग, और ये कलिंग का जो युद्ध हुआ था, अशोक का नाम सुना होगा, जो भारत के सम्राट थे, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया, और इसके बाद उन्होंने अपने लोगों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चाइना, जापान, श्रीलंका, कोरिया सब देशों में भेजा। तो ये जो लोग प्रचारक थे वो एक्यूप्रेशर और इस तरह की मर्मदाब के मर्मज्ञ थे, विशेषज्ञ थे, और वो जहां जाते थे वहां कोई बीमार मिलता था तो वहां पर उपचार कर देते थे। इतनी सुविधा नहीं थी, उपचार करते थे। तो धीरे धीरे चाइना में जब गए तो चाइना का जो किंग था उसने देखा, उसके तक ये बात पहुंची कि कुछ लोग आते हैं, कुछ पॉइंट दबा देते हैं, और आप सभी लोग समझे कि बबूल तो आप सभी लोग जो नाम सुना होगा, उसके कांटे होते थे, उन कांटों से किसी पॉइंट पर पंचर कर देते थे और बीमारियां ठीक हो जाती थी। तो चाइना का जो राजा था उसने अपने खुद और अपने मंत्रियों के साथ बौद्ध भिक्षुओं को बुला करके इस थेरेपी को सीखा, जितना भी उनको ज्ञान था सीखा। अब आप देखिए एक्यूपंक्चर वर्ल्ड में कहीं भी नहीं होता, इंडिया में एशियन काल से है। हमारे यहाँ महिला, पुरुष, लेडीज और जेंट्स सभी के लिए, देखिए मेल और फीमेल के लिए एक्यूपंक्चर सभी लोग कराते थे। नाक कान छिदवाना, कड़े पहनना, बाजूबंद पहनना, ये सब एक्यूपंक्चर और एक्यूपॉइंट्स हैं। तो ये थेरेपी धीरे धीरे भारत से बाहर गई और कालांतर में आप देखिए मुगल शासन और इंग्लिश शासन के बाद हमारे देश से इसका धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन 1990 के बाद ये फिर से हमारे कंट्री में रीडेवलप हुई और बहुत तेजी से रीडेवलप हो रही है। तो इसका मतलब ये आपको समझना कि एशियन थेरेपी है। देखिए सिर में मसाज करना, न्यूबॉर्न बेबी को पेट के बल लिटा करके पैरों में मालिश करना, पीठ पर मालिश करना, ये सब पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों के थकान होने के बाद हाथ पांव दबाना, ये सारा का सारा एक्यूप्रेशर का पार्ट हमारे यहाँ से ही डेवलप हुआ। और बाद में ये चाइना में रीडेवलप हुआ, उन्होंने सीखा और उसको रीडेवलप किया और अपनी थियरी बना ली। तो वो वही बात हो गई कि कृष्ण को माता देवकी ने पैदा किया और पाला, यशोदा जी ने, और वापस हमारे यहाँ चाइनीज एक्यूपंक्चर के नाम से लोग जानते हैं। बट इसलिए ये बात बताना जरूरी है कि आप ये बात समझ पाए कि ये एक्यूपंक्चर चाइनीज नहीं है, ये इंडियन कल्चर से आया हुआ थेरेपी है, और इसके माध्यम से हम सभी तरह के बीमारियों का इलाज करते थे। आज मेडिकल साइंस कहता है कि हम ब्रेन के माध्यम से हार्ट का, लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे,
और हमारे यहाँ तो सदियों से होता रहा। अगर किसी के पीठ में दर्द है तो पीठ पर दबाव दिया जाता था। तो पीठ यानी रीढ़ की हड्डी ब्रेन का पार्ट है। हर जगह 3 चीज मिलेगी ब्रेन के पार्ट में, हर जगह 3 बात मिलेगी। ये इसमें ढका हुआ ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, पैरों में सियाटिका नर्व, तो 3 डायमेंशनल ब्रेन है। इसके माध्यम से इलाज होगा और हमारे यहाँ तो सदियों से होता है। आपने देखा होगा कि आपके पीछे की तरफ स्कैपुला होता है, पीछे का, उसके बीच में जो स्पाइन है, अगर उसके आसपास डेली मसाज किया जाए तो अस्थमा और हार्ट के पेशेंट कभी पैदा नहीं होंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये बात आपको और हमें समझना है। तो एक्यूप्रेशर भारत की थेरेपी है, एशियन थेरेपी है। हाथ पांव दबाना बाहर के किसी कंट्री का कल्चर नहीं है सिवाय इंडिया के। नाक कान छिदवाना, बाजूबंद पहनना, पाजेब पहनना, बिछुए पहनना, ये सारा का सारा हमारा एशियन कल्चर हमारे रिलीजन से जोड़ करके हमें इलाज के लिए बताया गया। इसके डिफरेंट पार्ट को जब हम लोग सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पैर में बिछुए पहनने के क्या लाभ है और कितना बड़ा लाभ है। तो ये अपने देश की विधा है, ये बात समझ में आती है। और फिर एक्यूप्रेशर होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसको हम जानते हैं। एक्यूप्रेशर की जो खास मीनिंग है, सर स्क्रीन शेयर कर देंगे तो दूसरे पेज पर ये दिया हुआ है, तो लोगों को दिखेगा भी और समझ में अच्छे से आएगा। मैं अभी शेयर करता हूँ सर। तो एक्यू का मीन्स होता है स्मॉल निडल लाइक पॉइंट्स। नेक्स्ट पेज पर कर दें सर। देखिए यहाँ पर एक्यूप्रेशर लिखा हुआ है, एक्यू प्लस प्रेशर, यानी एक्यू मतलब होता है स्मॉल निडल लाइक पॉइंट्स, जिस पर किसी ऑब्जेक्ट से ब्लंट ऑब्जेक्ट से नुकीले चीज से दबाव दिया जाए तो वो एक्यूप्रेशर कहलाता है। और जैसे ही इस पॉइंट पर हम दबाव देते हैं वो पॉइंट एक्शन में आ जाता है। क्यों आता है ये अभी आपको हम बताएंगे, और कितना प्रेशर देना ये भी आपको हम बताएंगे और इसके जस्ट बाद। और दूसरा देखिए, ये एक्यूप्रेशर है, एक्यू प्लस प्रेशर। एक्यू मतलब स्मॉल निडल लाइक पॉइंट, सुई के समान बिंदु जिस पर किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से दबाव दिया जाए, प्रेशर दिया जाए, वो कहलाता है एक्यू प्रेशर, दबाव देना, प्रेशर। अब आप देखिए, सभी लोगों को प्रेशर महसूस होता है। कभी आपने महसूस किया है कि अगर आपको एक नियमित टाइम में कार्य को करना है और उस टाइम देखिए आपके अंदर कितनी एनर्जी सर्कुलेट होती है फास्टर। अगर आप ऑफिस जाना है और बॉस के काम को आपने पूरा नहीं किया है और उसका जब दबाव होता है आपके मस्तिष्क पर, तो देखिए अपने आप शरीर में गर्मी और पसीने आने लगते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल इसलिए बता रहे हैं कि आप महसूस कर पाएंगे कि सुई के नोक जैसे बिंदु पर जब दबाव दिया जाता है पूरी शरीर में हलचल होती है। दूसरा शब्द देखिए आयुर्वेद। एक्यूप्रेशर का जो मॉड हम पढ़ रहे हैं वो चाइनीज में नहीं पढ़ रहे हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का है और ट्रीटमेंट हम दबाव देकर करेंगे। तो आयुर्वेद को हम लोग क्या जानते हैं, जड़ी बूटियों का इलाज, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का मतलब होता आयु, आयु प्लस वेद। आयु मतलब एज और वेद का मतलब ज्ञान, नॉलेज। आपकी जो एज है उसका नॉलेज आयुर्वेद कहलाता है। और जितनी भी ब्रांचेज हैं साइंस से लेकर के ट्रीटमेंट की, सब आयुर्वेद की ब्रांचेज हैं, जिसमें मर्मदाब एलोपैथी है,
होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, सब कुछ इसी से निकल के आया हुआ है। तो देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है और बहुत महत्वपूर्ण चीज पर चर्चा करेंगे कि एज, आयु क्या है। यहाँ पर मैं आयु को जरूर डिफाइन करना चाहूंगा। आयु का मतलब होता है उम्र, एज। तो किसी की एज का क्या मतलब हुआ? एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन टिल डेथ के बीच का जो हिस्सा है किसी का भी, वो एज कहलाता है। तो अब देखिए इस एज को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जिस समय जन्म होता है, जब बच्चा कंसीव करती है माँ, उस टाइम से लेकर के डेथ तक का टाइम एज कहलाता है। अब इस एज की परिभाषा हम लोग देखिए बताते हैं। ये एज क्या है? देखिए जिस सब्जेक्ट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो बहुत अलग बात हो रही है। एज, उम्र क्या है? किसकी उम्र है? शरीर की, यानी फिजिकल बॉडी की, फिजिकल बॉडी की। तो एज के साथ क्या जुड़ा? फिजिकल बॉडी, ग्रास बॉडी। इसके बाद क्या जुड़ा? इंद्रियाज, इंद्रियाज, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। अभी सारा डिटेलिंग करेंगे इस पर हम आपको। इसका एक चार्ट, शार्ट नोट भी ग्रुप में डाल देंगे। सर यहीं पर रोक दें आप जी, थैंक यू सर। एज, देखिए कितने का घटक हो गए आपके जीवन के? फिजिकल बॉडी, इंद्रियाज, माइंड एंड सोल। सोल का मतलब प्राणवायु। तो 4 डायमेंशन में बॉडी वर्क कर रही है, 4 डायमेंशन में। साइंस अभी 3 डायमेंशन तक पहुंचा है, 4थे डायमेंशन की खोज में लगा है। अब उसने आत्मा को गॉड पार्टिकल के रूप में एक्सेप्ट तो किया, लेकिन खोज तक नहीं पहुंचा। ये बहुत खास बात है। तो एज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल बॉडी, इंद्रियाज, माइंड एंड सोल। इन चारों चीजों को मिलाकर एज कहलाती है। अब देखिए 4 चीजें हैं। फिजिकल बॉडी, हर जगह पर 2 बातें हैं, हर जगह पर 2 बातें हम आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल बॉडी। बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाके सूक्ष्म में, पूरा साइंस आ जाएगा, पूरा आयुर्वेद आ जाएगा इतनी ही बातों में, और सारे वेद आ जाएंगे। तो हमारी आयुर्वेद में आयु की परिभाषा है कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल बॉडी, इंद्रियाज, माइंड एंड सोल। दिस इज नोन एज एज। एज किसकी होगी? फिजिकल बॉडी की। और उसमें जो इंद्रियाज हैं उसको कंट्रोल करने वाला माइंड, और सबको एनर्जी देने वाला प्राणवायु। आत्मा का संबंध प्राणवायु से है, आयुर्वेद में प्राणवायु। अभी इस पर चर्चा हम लोग करेंगे, और ये जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इसको बार बार सुन करके इसको समझिएगा, क्योंकि सब चीजों का बहुत सारा नोट्स बनाना कहीं पर अवेलेबल नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें बताता हूं। तो अब देखिए हम लोग फिजिकल बॉडी की बात करते हैं। मेडिकल साइंस किस पर फोकस करती है? फिजिकल बॉडी पर। फिजिकल बॉडी में उनके 2 ग्रेडियंट हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर को वो एनाटॉमी बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं, ऑर्गन और सबके स्ट्रक्चर को, संरचना को अध्ययन करना। और दूसरा है फिजियोलॉजी, फंक्शन। तो देखिए शरीर के 2 भाग हो गए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आप उसको यूं समझिए कि ये जो हमारी पूरी बॉडी है ये स्ट्रक्चर है, और इसमें जो वर्क आउट होता है वो फंक्शन है। तो 2 बातें हो गई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो साइंस किसकी स्टडी करता है? स्ट्रक्चर में अगर आप आते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू। और ग्रुप ऑफ, सेम ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, तो स्टडी ऑफ ऑर्गन।
और ढेर सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और 10 ऑर्गन सिस्टम मिलके बॉडी सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें ये स्टडी मेडिकल साइंस में होती है। और दूसरा फंक्शन, सेल का फंक्शन। आप सभी लोग जानते हैं कि सेल का फंक्शन और स्ट्रक्चर बॉडी की यूनिट है। तो फंक्शन ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ टिश्यू, फंक्शन ऑफ ऑर्गन, फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जैसे आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया है, तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, कंप्लीट लेवल मिलकर के। एक्सक्रेटरी सिस्टम जो बॉडी को डिटॉक्स करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, इसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। तो देखिए मेडिकल साइंस भौतिक शरीर के 2 कंपोनेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन को पूरी जिंदगी स्टडी करता है, 5 साल। इसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाते हैं, उस पर फिर से एक एक ऑर्गन की स्टडी करता है। और यहाँ हम लोग इस विधा में बहुत सिंपल ढंग से सारे ऑर्गन का ऑपरेशन पॉइंटों के माध्यम से, सारे ऑर्गन के फंक्शन और स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए कंप्लीट अपने इस सिस्टम से करेंगे, और बहुत अद्भुत चीज है। तो अब देखिए दूसरा है इंद्रियाज। इंद्रियाज पहला हो गया भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। 2 बातें हमने बताई कि स्ट्रक्चर ऑफ फिजिकल बॉडी और फंक्शन ऑफ फिजिकल बॉडी, और उसके डिफरेंट सेक्शन हमने बताया। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, सेल का स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन, टिश्यू का स्ट्रक्चर, टिश्यू का फंक्शन, ऑर्गन का स्ट्रक्चर, ऑर्गन का फंक्शन, कार्य, ऑर्गन सिस्टम का स्ट्रक्चर, ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन, और कंप्लीट बॉडी सिस्टम का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहे हैं। इतना ही पढ़ के डॉक्टर और मेडिकल साइंस काम कर रही है, आगे की किसी चीज पर मेडिकल साइंस काम नहीं कर रही है। इंद्रियाज सेकंड है इंद्रियाज। इसमें भी 2 सेक्शन है, सेंस ऑर्गन एंड एक्शन ऑर्गन। सेंस ऑर्गन का मतलब ज्ञानेंद्रियों से है, 5 तरह की ज्ञानेंद्रियां और 5 तरह की कर्मेंद्रियां जो आपकी बॉडी में है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। आपको, आप सभी को हमारी बात समझ में आ रही है? कोई कठिन तो नहीं हो रहा है? आप लोग हाथ उठा के बता सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दूसरा क्या है, आपकी जो एज है उसका दूसरा ग्रेडियंट है इंद्रियाज। तो इंद्रियाज में कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, यानी सेंस ऑर्गन और एक्शन ऑर्गन, ये 5 हैं। सेंस ऑर्गन 5 हैं। पहला है ईयर, फॉर साउंड, कान क्या सुनता है? आवाज सुनता है, ईयर फॉर साउंड। दूसरा क्या है? टच, स्पर्श, स्किन से। स्किन कैसे आपको बताती है किसी चीज के टच के बारे में? ये दूसरी ज्ञानेंद्रिय है, सेंसेस। फर्स्ट इज ईयर फॉर साउंड, दूसरी टच फॉर स्किन, स्किन के द्वारा टच, स्पर्श। तीसरी है रेडिएंट, ग्लो, चमक, जो हमारे आभा, जो हमारे चेहरे की, हमारे फेस की आभा है, ये देखी जाती है आंखों से। तो आंखों से संबंध है इसका। तो तीसरी ज्ञानेंद्रिय आईज है। चौथी ज्ञानेंद्रिय है टेस्ट, टंग से। टंग पर टेस्ट बर्ड है जो आपको स्वाद देती है, ये चौथी हो गई। और पांचवी स्मेल, कैसे पता चलती है? नोज के द्वारा, नाक के द्वारा। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जो आपको ज्ञान देती हैं। किसका? साउंड का,
ईयर से, स्किन टच से, आपको हवा छूती है, धूप लगती है, टच से पता चलता है। आंखों से ग्लो, चमक, रेडिएंट, आंखों से, आंखों से, और स्वादेंद्रियों से, यानी टंग पर, टेस्ट बर्ड से, और सेंस ऑफ स्मेल नोज से। तो देखिए ये आपके 5 कर्मेंद्रिय हैं। पहला है कान, दूसरी त्वचा, स्किन, तीसरी आंखें, देखने के लिए ग्लो, रेडिएंट, चौथी टेस्ट के लिए टंग पर, टेस्ट बर्ड, और पांचवी आपकी नोज यानी नसिका, जो सेंस ऑफ स्मेल के लिए है। ये बहुत कुछ बयां कर देती हैं बीमारियों के बारे में। कोरोना में देखिए सेंस ऑफ स्मेल ही लॉस हो रहा था, लॉस ऑफ टेस्ट, और आपके पास इसका ट्रीटमेंट होगा, अद्भुत ट्रीटमेंट। एक जगह मेथी पट्टी लगा दी और ट्रीटमेंट आपने कर दिया। अब ये आपकी हो गई 5 सेंस ऑर्गन और 5 एक्शन ऑर्गन, जिसको आप कर्मेंद्रिय बोलते हैं। कर्म ही पूजा है, ये कर्मेंद्रिय है। तो पहली कर्मेंद्रिय है वाणी, स्पीच, पहली है स्पीच, वाणी। दूसरा है लेग्स, आपके पैर, जो आपको बैलेंस करने का काम करते हैं। और वाणी का क्या है, आप सभी जानते हैं कि कब और कहां कितना बोलना है। तो इसका टाइम फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। बच्चा पैदा होते हुए मम्मी पापा नहीं बोलता, एक टाइम ड्यूरेशन में बोलता है, बहुत खास बात। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरा है लेग्स, हमारे पैर, जो हमारे शरीर का संतुलन स्थापित करते हैं, चलने में, कोऑर्डिनेशन में। ये सब हम आपको डिटेल से बताएंगे, कोऑर्डिनेशन में। तीसरा है हाथ, हैंड। हैंड है तीसरी कर्मेंद्रिय, जो संकल्प, मन की अवस्था को बताता है, मन की अवस्था को बताता। संकल्प लेते हैं कि हमें ये कार्य को सिद्धि तक ले जाना है। और तीसरा है, चौथा है गुदा, एनस द्वार, जो स्टूल पास करने के लिए, डेफिकेशन के लिए है। ये चौथा है कर्मेंद्रिय। पांचवी कर्मेंद्रिय है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो प्रकृति की प्रक्रिया को, प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो देखिए कितनी इंद्रियां हो गई, 2 तरह की हुई, एक सेंसेस है, एक एक्शन है। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। अब इन सब में कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम ईएनटी के पास जाते हैं सेंसेस में और ट्रीटमेंट करके आते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। आइज की प्रॉब्लम आई तो ऑपरेशन कर दिया, स्पेक्स लगा दिया, और कुछ होता नहीं है। और थोड़े दिन बाद नंबर बढ़ जाता है तो फिर चेंज करा लीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो देखिए ये आपकी एज का दूसरा है इंद्रियास। तीसरा है माइंड, मन। मन की भी 2 अवस्थाएं हैं, क्योंकि नीचे की अवस्थाएं और ज्यादा मेटाफिजिक्स हो गई, तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा ना करके हम लोग आगे आएंगे। मन की भी 2 अवस्थाएं हैं, एक है इंट्रोवर्ट, एक है एक्सट्रोवर्ट। बहुत तरह के लोग होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति बहुत इंट्रोवर्ट है, कोई भी बात आसानी से शेयर नहीं करता है। और बहुत सारे लोग हैं कि जानते थोड़ा सा है, सुनते थोड़ा सा है, और पूरी तरह चारों तरफ फैला देते हैं, एक्सट्रोवर्ट। तो मन की 2 अवस्थाएं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। और जब आप इस पर बहुत सारी बातें करेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन आपको ये जानना है कि हमारा 2 तरह की अवस्था है। उसी तरह से बॉडी के सारे ऑर्गन की 2 अवस्था है। आप देखिए क्या होता है, आप सुबह योग प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, तो क्या होता है, लंग्स
कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ, अंदर की तरफ जा रहा है, और एक्सपेंड हुआ तो बाहर की तरफ आ रहा है। सारी की सारी क्रियाएं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, ये सारी क्रियाएं सभी आर्गन में विद्यमान है, हमारे सोच में भी है, और इसका संबंध सीधा नर्वस सिस्टम से है। जो लोग साइंस जानते हैं वो इस बात को जानते हैं कि हमारी बॉडी में दो तरह का सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो सेल्फ काम करता है। क्योंकि ये डिटेल जाने का मतलब हो गया कि बहुत हैवी आपके लिए हो जाएगा, बहुत इस लेवल पर। तो आप देखिए कि दो तरह का होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और कंट्रोल नर्वस सिस्टम। यानी आपका सिस्टम इस हेड के अंदर जो ब्रेन है उसके कंट्रोल में है, या ऑटोनॉमिक है, खुद ही काम करता है। तो जैसे हमारे लंग्स हैं, उसकी जो मसल्स है, या हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनकी मसल्स अपने आप काम करती हैं, इस ब्रेन के कंट्रोल में नहीं करती। इसीलिए जब हार्ट बीट बढ़ जाती है या घट जाती है तो डॉक्टर के लिए इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती हैं। और उसके दो भाग होते हैं, एक आर्गन को फैलाता है, स्पीड अप करता है, ये एक उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो वही हुआ, अंदर की तरफ आया तो पैरासिम्पैथेटिक, बाहर जा रहा है तो सिंपैथेटिक। तो दो तरह से बॉडी काम करती है, जैसे लंग्स एक्सपेंड हुआ सिंपैथेटिक, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ पैरासिम्पैथेटिक। ये लगातार हमारे अंदर, हमारी मसल्स, हार्ट की, लंग्स की, बॉडी ऑर्गन्स की, लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, जो उसमें मूवमेंट होती है वो इसी द्वारा होती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई तो आगे बढ़ेगी। तो हम भी जब योग करते हैं तो देखिए क्या करते हैं, या तो अपने हाथ को फैलाते हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये कंट्रोल सिस्टम में है, लेकिन हम जान के कर रहे हैं। लेकिन होता दो तरीके से, कॉन्ट्रैक्शन अंदर की तरफ लाना इंट्रोवर्ट, एक्सपेंड करना एक्सट्रोवर्ट, फैलाना। तो दोनों तरह में कंट्रोल और ऑटोनॉमिक में ये दोनों सिस्टम काम करते हैं। तो हमारे मन की दो अवस्थाएं हैं, या तो हम अपनी बातों को, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, बातों से ही नहीं इसका संबंध है, सारी चीजों से, अपनी बातों को, अपने विचारों को लोगों से शेयर करना, लोगों को डिटेल से समझाना, या थोड़ा सा बता के चुप हो जाना। तो ये मन की दो अवस्थाएं हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जब हम लोग कभी डिटेल इस पर चर्चा करेंगे तो जरूर बताएंगे। और ये किसकी अवस्था है, आपके इस आयु में है। अगर ये इंट्रोवर्ट ना होती तो आपकी बॉडी कॉम्पैक्ट नहीं होती, एक स्किन के अंदर बंधी नहीं होती, एक मेम्ब्रेन के अंदर नहीं बंधी होती, फैली होती। जैसे ही मेम्ब्रेन हट जाती फैल जाती है। दिस इज वंडरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। आप देखिए, हार्निया का नाम सुना होगा, इंटेस्टाइनल हार्निया। तो जैसे ही उसकी दीवार से आंतें आती हैं, निकल जाती हैं, वो फैल जाती है, बाहर आ गई, एक्सट्रोवर्ट हो गई। नहीं तो उसके अंदर बंधी रहती, इंट्रोवर्ट है। तो कहीं पर एक्सट्रोवर्ट, कहीं पर इंट्रोवर्ट, यानी ये हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन की बातें हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की बातें हैं, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय के बीच में कोऑर्डिनेशन की बातें। यानी अगर ये बैलेंस है तो आपकी बॉडी ईज है, अदरवाइज डिजीज। चौथा है प्राणवायु, जिसको आत्मा कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि आत्मा का दो रूप है, दो स्वरूप है। आत्मा का दो स्वरूप है, साकार रूप और निराकार रूप। साकार रूप में हम मूर्ति पूजा करते हैं, किसी देवी देवता को मानते हैं उसके रूप में करते हैं, या किसी गुरु के रूप में करते हैं। और निराकार रूप में, निराकार ब्रह्म की बिना किसी मूर्ति के हम पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो देखिए ये प्राणवायु के दो स्वरूप हैं, साकार और निराकार। साकार क्या हुआ, विजिबल है, फिजिकल है। निराकार विजिबल नहीं है, मेटाफिजिकल है। तो ये दो तरीके से हो गया, सभी दो तरीके से है।
पहला हमने फिजिकल बॉडी में देखा स्ट्रक्चर विजिबल है, उस स्ट्रक्चर का फंक्शन विजिबल नहीं है, मेटाफिजिकल है। जो दिखता नहीं है मेटाफिजिकल है, जो दिख रहा है वो फिजिकल है। उसी तरह से आपने देखा इंद्रियाज में, इंद्रियाज में भी, कर्म इंद्रिय में भी और ज्ञान इंद्रिय में कुछ विजिबल है, कुछ विजिबल नहीं है। और आपके माइंड में भी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, विजिबल है नहीं विजिबल है। तो आप देखिए फिर आपकी बॉडी में आत्मा का स्वरूप दो रूप में है, साकार रूप में है, निराकार रूप में है। तो ये सब चीजें आयुर्वेद के स्टडी की डिफरेंट स्टेजेज हैं। इन सब चीजों को लेकर के हम लोग उपचार करते हैं 4 फेज में। इस 4 फेज का वर्णन गीता में भगवान कृष्ण ने बड़े अच्छे से कहा है। जो उनका रथ है जिस पर वो सवारी करते हैं वो क्या है? फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी है। और उसमें लगे हुए उनके हार्स जो है, घोड़े हैं, वो इंद्रियाज हैं, किधर मोड़ना है। और उस इंद्रियाज को माइंड के द्वारा, माइंड मतलब रस्सी, जो रस्सी लगी है वो माइंड है, उस घोड़े को दौड़ाना है या रोकना है, ये इसी के कॉन्सेप्ट पर रुकता है। तो 2 अवस्थाएं हो गई, कॉन्ट्रैक्ट करना है मन को या उसको एक्सपेंड करना, चलाना है या रोकना है, ये तीसरी अवस्था है। और चौथी अवस्था है परमात्मा खुद, जो आत्मा के रूप में इस शरीर को धारण किया हुआ है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, जिसको भगवान कृष्ण स्वयं चला रहा है उस रस्सी को अपने हाथ में पकड़ के। तो रस्सी को क्या पकड़ा? मन की रस्सी को पकड़ा, माइंड की रस्सी को पकड़ा। और उसमें क्या है? इंद्रियां हैं, दोनों तरफ घोड़े लगे हुए हैं, एक कर्म कराता है, एक एक्शन कराता है, किधर भागना है। और चलता क्या है? वो रथ रूपी शरीर चलता है। तो ये वंडरफुल डिफिनीशन आयुर्वेद में आयु की दी गई है। देखिए हम लोग कितने मैं निश्चित रूप से इसको बहुत शार्ट में आपको बता रहा हूँ, बहुत विस्तृत विषय है। तो शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, ये 4 का जो कॉम्बिनेशन है ये एज कहलाती है आयुर्वेद में। इस एज को हम स्टडी करते हैं और सब में 2-2 बातें आपको बताई। यानी कोई भी चीज इस संसार में एग्जिस्ट करेगी तो वो 2 चीजों के मिलने से, कंबाइन करने से करेगी। इसी के नेक्स्ट परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एनर्जी पर बात कर रहे हैं, ऊर्जा पर। थोड़ा सा इसका नॉलेज देना और बताना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं आएगी तो निश्चित रूप से आपको एनर्जी का ट्रीटमेंट करना टफ हो जाएगा। अच्छा, हमारी बातें आप लोगों को बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं लग रही हैं? ठीक है, ओके। क्योंकि विषय आप लोगों के लिए शायद नया हो और इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आपने जो एज की स्टडी है उसके बारे में जाना। साइंस ये बातें नहीं बताता, तो जीवन और मृत्यु के बीच में हमें हिलाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा बात करेंगे एनर्जी कॉन्सेप्ट पर, जो इसमें आपके उसमें नहीं दिया हुआ है। तो एनर्जी क्या होती है? हमारे कार्य करने की क्षमता, जो हमारे कैपेसिटी है किसी कार्य को संपन्न करने के लिए, वो हमारी अपनी एनर्जी है। सबकी एक जैसी नहीं हो सकती, सबकी डिफरेंट एनर्जी है। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इतनी बात हमें याद रखना है। आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा के 2 स्वरूप हैं, 2 हिस्से हैं। साइंस उसको काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा यानी मूवमेंट, फंक्शनल एनर्जी के रूप में, और पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रक्चरल एनर्जी के रूप में डिफाइन करता है। और जो हमारा ये शरीर है ये एनर्जी है,
इस शरीर को हम एनर्जी के रूप में जानते हैं और इसके दो स्वरूप हैं, इसका स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन। तो हमारी कार्य करने की क्षमता किसकी होगी? हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आपकी मसल्स वीक है, स्ट्रक्चर वीक है, तो क्या आप मसल्स बिल्डअप कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, जल्दी थक जाएंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो ये बात जानना जरूरी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये बात हमें समझना है। तो ऊर्जा हमारे कार्य करने की क्षमता है और एक एक्टिंग ऊर्जा है और एक स्ट्रक्चरल ऊर्जा है। आप देखिए, आपके पास ही दो तरह की ऊर्जा है। आपकी फिजिकल बॉडी के एक एक सेल का स्ट्रक्चर है और सेल का फंक्शन है। तो दो तरह की ऊर्जाएं हैं हर आदमी में। किसी में स्ट्रक्चरल ऊर्जा डोमिनेट होगी तो किसी में फंक्शनल ऊर्जा डोमिनेट होगी। आप देखते हैं, किसी को बोलिए काम करने के लिए तो कोई भाग भाग के करता है, कोई आराम से करता है। इट मीन्स ऊर्जा का दो स्वरूप है, एक पोटेंशियल एनर्जी जो आपको पोटेंशियलिटी देती है, स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, स्ट्रक्चर को फंक्शन, मूवमेंट देती है, गति देती है। इसके दूसरे रूप में देखें, आप अपने घर में देख सकते हैं। अगर घर में 2-3 बच्चे हैं तो आप देखिए कि कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं और कुछ बच्चे कम एक्टिव होते हैं, स्लो होते हैं, आराम से रहते हैं। कुछ बच्चे रैंडम होते हैं, अपनी सामान को बिखेर के फैला के रखते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी के हैं। कुछ बच्चे अपनी चीजों को सिस्टमेटिक रखते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी के हैं। तो एनर्जी के इसी दो प्रारूप पर बहुत सारी बात हुई, मेल और फीमेल, इसी के दो स्वरूप हैं। नॉर्थ पोल मैग्नेट में और साउथ पोल, ये भी उसी के दो स्वरूप हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के। आयुर्वेद उसको प्रकृति और पुरुष बोलता है, यानी ये प्रकृति जो पूरा ब्रह्मांड है और इसमें जो गति हो रही है जिसकी वजह से दिन और रात हो रहा है, फंक्शन इज काइनेटिक एनर्जी। जो दिन और रात हो रहा है वो फंक्शन है, और पूरा ब्रह्मांड जहां आप देख रहे हैं वैसा ही दिख रहा सतत, उसका स्ट्रक्चर है। क्लियर हो रही बात सबको? तो ये एनर्जी का स्वरूप है और इस एनर्जी के स्वरूप को ही हम डिफरेंट रूप से डिफाइन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। गुरुजी बिल्कुल ठीक चल रहा है। और जी किसी स्टूडेंट को अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। जी और गुरुजी को आप बड़ा स्क्रीन करके उसमें ले आए, मतलब स्पीकर्स व्यू में, तो आपको अच्छा, पूरे स्क्रीन के ऊपर गुरुजी की फोटो दिखेगी। ठीक थैंक है। यू गुरुजी, कंटिन्यू गुरुजी। जी जी सर आप ये हटाएंगे ना तभी बड़े स्क्रीन पे आएंगी, ये जो आपने लगा रखा है ना, स्क्रीन शेयरिंग शायद हटेगी तभी आएगा बड़े स्क्रीन पर। यस यस यस, है ना, स्क्रीन शेयरिंग एक बार इसकी जरूरत नहीं सर, ठीक है, इसको हटा दीजिए, फिर से थोड़ी बड़े स्क्रीन पे आ जाएंगे। यस, एक मिनट, मैं इनको बड़े स्क्रीन पे ला रहा हूं। हाँ, अब आप बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी पर। सर बड़े स्क्रीन पे आप आ रहे हैं इस समय, आपने उसको मेन उस पे कर दिया होगा। नहीं आप डबल टैप करो ना, मैंने पिन किया हुआ है गुरुजी को। अच्छा, आप गुरुजी को डबल टैप करो। हो गया। तो अब हम लोग एनर्जी पर बात कर रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने घर में इस एनर्जी के दो रूप देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग डायनेमिक होती हैं, दिन भर काम करते रहते हैं और बहुत तेजी से करते हैं, कुछ लोग स्लो करते हैं। तो इन दो एनर्जी के स्वरूप को हमें देखना है। तो जो हमारे अंदर पोटेंशियलिटी है, सॉलिडिटी है एनर्जी की, वो पोटेंशियल एनर्जी है, और दूसरी
हम जब एक्शन में आते हैं, वर्क करते हैं, तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो देखिए आपके घर में इन्वर्टर लगा, बहुत सिंपल से एग्जांपल्स इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इन्वर्टर्स आपके घर में लगे हुए हैं, उस इन्वर्टर को लाइट जाते ही आपके घर में लाइट जल पड़ती है, ये इन्वर्टर की काइनेटिक एनर्जी। और जैसे ही लाइट आती है आपका इन्वर्टर फिर से चार्ज हो जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। यानी हमारे बॉडी के अंदर ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी लगातार चलती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कहीं पर आप टायर्ड हो जाते हैं और फिर भी काम करते हैं, तो आपकी बॉडी क्या होती है, एनर्जी खत्म हो जाती है। तो हमें इस दोनों एनर्जी के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के चलना है एनर्जी को, कि कितना हमारे पास ऊर्जा है और कितना हमें खर्च करना है। आप मोबाइल चलाते हैं, आप सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि जब मोबाइल आपका 90% चार्ज होता है तो 90 से 50 और 40 आने में बहुत टाइम लगता है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपका मोबाइल 30% चार्ज हो गया तो 15-20 मिनट में आप देखते हैं कि वो 20 पर आ गया, फिर लो बैटरी शो करता है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? इसका मतलब है कि जो आपकी बैटरी है उसकी पोटेंशियलिटी बहुत तेजी से लूज हो रही है। तो हमें अपनी उस ऊर्जा को उस लेवल पर मेंटेन करना सीखना होगा। कैसे सीखना है, यही सारी चीजें हम लोग ट्रीटमेंट में बताएंगे। आप अपने हाथ में फिंगर पकड़ेंगे और आपको ये पता चलेगा कि कैसे हमारी कौन से इंद्री की कौन से एलिमेंट की ऊर्जा कम हो रही है। तो ऊर्जा को दूसरे स्वरूप में आप देखते हैं कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर से वही बात आ गई, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पोटेंशियल एनर्जी है, जब आप एक्सपेंड होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसी के दो और स्वरूप है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हॉट एंड कोल्ड, ठंडा और गर्म। इसका क्या मतलब है, आप सभी देखिए, जब गर्मी आती है तो हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके सोते हैं, फैला के सोते हैं। कंपैरेटिवली हम फैल के सोते हैं। क्यों ऐसा होता है? कॉन्ट्रैक्ट करके सोएंगे अगर गर्मी में तो आपको पसीने आएंगे, जो ऑर्गन आपस में टच करते हैं स्वेट करेंगे, यानी बॉडी को ड्रेन करेंगे। हम एक्सपेंड करते हैं तो जो अंदर एनर्जी है वो बाहर निकलती है। आप योग में क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, हाथ और पैर को ऊपर आगे पीछे ले जाते हैं, ठीक है, कुछ आगे खींच के ले आते हैं, कुछ पीछे ले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दो एनर्जी का खेल है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन इज पोटेंशियल एनर्जी, एक्सपेंशन इज काइनेटिक एनर्जी। तो उसी तरह से जब आपको हार्ट होगा तो हार्ट को काउंटर करने के लिए, अगर आपके पेट में गर्मी है, एसिडिटी है, तो क्या आप तली भुनी चीजें खाते हैं? तब आप क्या खाते हैं, ठंडी चीजें लेना पसंद करते हैं, कोल्ड तासीर की चीजें लेते हैं उसको काउंटर करने के लिए। और आप बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करिएगा एनर्जी लेवल पर, कि इनकी एनर्जी का लेवल क्या है, हॉट है यानी काइनेटिक लेवल की एनर्जी है, या कोल्ड है पोटेंशियल लेवल की एनर्जी है। तो जब भी आप किसी से पूछेंगे आप क्या लेंगे, ठंडा लेंगे गर्म लेंगे, तो खुद ही बता देगा कि ठंडा लेंगे या गर्म लेंगे। आप समझ जाइए कि इनका बॉडी यानी डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर गर्मी है या ठंडक है। अगर ठंडे प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो हार्ड चीज लेगा, ठंडी चीज कभी नहीं लेगा, बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। ये एनर्जी का खेल है। तो इस हॉट एंड कोल्ड से मतलब क्या होगा कि जितनी भी संसार में बीमारियों का कारण है ये हॉट एंड कोल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये कैसे बात हम बता रहे हैं आपको, ऐसा कैसे है। बहुत सारे जगहों पर देखें आप सभी लोग खुद, खाना तो बहुत गरम गरम खाते हैं, उसके साथ क्या पीते हैं,
ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और आजकल तो बच्चों के लिए बड़ा पैशन की बात है, पास्ता, बर्गर, पिज्जा और गरम गरम, और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी का फॉर्म है उसको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, और ये कारण है सारी बीमारियों का। तो ऊर्जा के स्वरूप को हमें डिफरेंट लेवल पर पहचानना है। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को पहचानना है। अगर आपने ये बातें समझ ली तो निश्चित रूप से आपको इलाज करने में, दबाव देने में बहुत आसानी है। तो काइनेटिक क्या हो गई? एक्सपेंडेड एनर्जी है, फैली हुई है। अगर कोई चीज फैलने वाली है तो उसको क्या करते हैं? हम समेटते हैं, और जो सिमटी हुई है उसको फैलाते हैं। अगर आपने ठंडे और गर्म की तासीर के हिसाब से अपने को मेंटेन नहीं किया तो होगा क्या? खाना आप ठंडा खा रहे हैं और पानी गर्म पी रहे हैं, तो क्या होगा? आप लोग योग और प्राणायाम, चौहान साहब और जैन साहब बहुत अच्छे से बताते हैं कि जब भी खाएं और पानी की तलब हो, लगता हो, तो अपने पास वार्म वाटर रखें, 1 या 2 घूंट वार्म वाटर ही लें, क्योंकि आपकी जीआईटी में एसिड सेक्रेशन होता है आपके स्टमक में, जिसका नेचर क्या होता है? हार्ट होता है, एसिडिक होता है। अगर आप उसको ठंडा कर देंगे तो आपका डाइजेशन ठंडा हो जाएगा, देर से पचेगा आपको खाना। ये साइंटिफिक रूप है। और वो कौन सी एनर्जी आपकी इफेक्ट करेगी? काइनेटिक एनर्जी, जो भोजन को ग्राइंड करने में हेल्प करती है, स्मॉल करने में हेल्प करती है। अगर वो इफेक्ट हो गई तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। रोज ये क्वेश्चन है जी। ये बात हमें बिल्कुल समझ में आती है कि गर्म के साथ ठंडा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ठंडी लस्सी एक रूटीन है लाइफ में, और जो कि आयुर्वेद में भी रिकमेंडेड है। क्या उस पे आप भी निषेध लगाते हैं, या वो ठीक है, और अगर ठीक है तो क्यों? बिल्कुल। देखिए, लस्सी ठंडी है और वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करती है। उसका नेचर अल्कलाइन होता है, ठीक है? उसका नेचर क्या होता है? अल्कलाइन होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि खाने के साथ लस्सी लेना चाहिए या जूस लेना चाहिए। लस्सी अल्कलाइन होती है, और उस अल्कलाइन होने, और उसका दूसरा रूप क्या है कि ये कर्ड से बनती है, और कर्ड को बनाने के लिए उसमें खट्टा डाला जाता है। खट्टा एसिडिक होता है। तो जब वो हमारे अंदर जाती है तो वो एसिडिक एक्ट करती है, इसलिए ले सकते हैं। और आपके भोजन के डाइजेशन में ये बहुत तेजी से हेल्प करती है। क्लियर है बात? जी गुरु जी, थैंक यू। क्योंकि लस्सी क्या होती है? लस्सी को हम बनाते हैं दूध से, और उसमें हम डालते हैं खट्टा, तब वो जाके जमती है फ्रेगमेंट होकर के, और फिर आप उसको लस्सी के रूप में ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको वो वही इफेक्ट देगी जो इफेक्ट आपको चाहिए। इसलिए लस्सी लेनी चाहिए। क्लियर है? मगर सर एक मेरा क्वेश्चन था कि सर वो मगर जठराग्नि को सर नहीं कर देगी, न्यूट्रलाइज नहीं कर देगी जठराग्नि को सर? सर उसमें होता क्या है, आपको यही बताने की बात कर रहे हैं कि जब हम कर्ड बनाते हैं तो उसमें खट्टा डालते हैं। ओके, खट्टा एसिडिक होता है सर। ठीक है। तो आप उसमें पानी मिला देंगे तो उसका एसिडिक फॉर्म कम तो नहीं हो जाएगा ना, एसिड तो रहेगा, और एसिड एसिड आपस में मर के एक्शन फास्ट कर देंगे। ठीक है। और आपके जितने जूसेस हैं, फ्रूट जूसेस हैं, वो भी इसी तरह का काम करेंगे। जी गुरु जी, एक क्वेश्चन है जी। खाना खाने के बाद कहते हैं पानी नहीं पीना चाहिए 1 घंटे तक, जी बट खाना खाने के बाद क्या कावा या गर्म पानी वो पी सकते हैं जी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। ओके, मैं थैंक यू। चाय नहीं कहूंगा, हाँ, चाय टी नहीं, नहीं कहूंगा, कॉफी नहीं कहूंगा। कावा मतलब काढ़ा, काढ़ा ले सकते हैं, गर्म चीज ले सकते हैं, और गर्म पानी भी ले सकते हैं। हाँ। बस ये ध्यान रखिए कि क्वांटिटी कम हो, बहुत ज्यादा ना हो। 1-2 गिलास पी लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा?
नेचुरली वाटर वार्म लेते हैं, लेकिन उसकी तासीर जो उसका नेचर है वो कोल्ड ही होता है। वार्म करने से अंदर जठराग्नि को वो फास्टर कर देता है। आपने कभी देखा है बहुत आग जल रही हो और उस पर पानी डालिए तो क्या होता है, और तेजी से आग उठ के आती है। कभी देखा है कि नहीं देखा है? कभी आग जलाइएगा, लोहड़ी आ रही साहब, और उस पर 2-4 बूंदे डाल दीजिएगा, देखिए और तेजी से निकलेगी। क्यों निकलेगी पता है? नहीं सर। मैं बताता हूं। पानी किससे बनता है? ऑक्सीजन 2 पार्टिकल, 1 पार्टिकल हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन भी हल्की गैस होती है, गुब्बारे में भरी जाती है, गुब्बारे को भी ऊपर उठाती है। जी। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। हाँ, हाइड्रोजन 2 पार्टिकल, ऑक्सीजन 1। और आग को जलने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, तो थोड़ा पानी पीना, वार्म पीना बड़ा फायदेमंद है। उसके साथ फल का जूस पीना वो भी आनंददायक है। लस्सी पीते हैं, छाछ। चौहान साहब, लस्सी जो हम पीते हैं वो जितनी पतली हो उतना अच्छा है, गाढ़ी वाली नहीं काम करेगी। सबसे ज्यादा फायदा किसमें होगा? जितनी ज्यादा पतली होगी उतना ज्यादा इफेक्टिव होगी। ये एनर्जी कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? सर कॉफी पी लेते हैं कई बार खाने के बाद। देखिए, मैं तो मना ही कर रहा हूँ ना, पीना ही नहीं चाहिए। तो उसका रीजन? एक तो सबसे बड़ी चीज है, रीजन ये है कि उसमें पेस्टिसाइड होता है। क्या होता है? पेस्टिसाइड्स होते हैं, 2 से 3% तक होते हैं, जो कीड़ों को मारते हैं। और जैसे ही हमारे स्टमक में पहुंचेगा, हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया आंतों तक मार के बाहर निकाल देगा, जो आपकी बॉडी को और आपके डाइजेशन को हेल्प करते हैं, उन सबको खत्म कर देगा। तो कोक तो कहीं हमारे सिस्टम में है नहीं। नींबू पानी पीजिए ना, ओके सर। शिकंजी पीजिए, कहाँ से सब चीजें आ गई? सब केमिकल बेस होती हैं। कॉफी कॉफी पूछा सर। कॉफी? हाँ जी। कॉफी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी। ओके सर। मिल्क वाली नहीं। ओके। हाँ सर नींबू पानी खाने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ी देर बाद। ओके। जूस का बता रहे थे आप, जूस ले सकते हैं। जूस मुझे मैंने सुना, जूस बता रहे थे कि आप खाने का जूस ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के साथ लस्सी और जूस जरूर लीजिए। ये हमारा आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है। का जूस खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जूस अच्छा रहेगा। ओके। जूस अच्छा रहेगा। ब्रेकफास्ट के आधे 1 घंटे बाद फ्रूट लीजिए। जूस मतलब किसी भी फल का जूस हो सकता है, जो गाजर आपको का। पसंद है ले सकते हैं, कोई भी पसंद का फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शर्त क्या? सीजन का होना चाहिए, क्लाइमेटिक हिसाब से लेना चाहिए। और इसके बाद लंच में कर्ड लेना चाहिए। डिनर के आधे 1 घंटे बाद मिल्क लेना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। क्लियर है? गुरुजी, पपीते के बारे में वो थोड़ा प्रकाश डालें। कुछ लोग मॉर्निंग में पपीता नाश्ते में अवॉइड करने के लिए कहते हैं और कुछ बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं। इसमें दोनों ही मत फील्ड के अंदर है जी। तो इसमें आपकी क्या राय है? क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन है और सवेरे के अलावा पपीता कभी खाने का अवसर मिलता नहीं। यस, और से कई लोगों को अंकल कॉन्स्टिप ये अपना काफी गैस हो जाती है अगर पपीता मॉर्निंग में खा लेते हैं। तो अगेन देयर इज अ वेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। निश्चित रूप से कुछ लोगों को पपीते के साथ, पपीता ऐसा फल है कि सुबह से शाम तक कभी भी खाया जा सकता है। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर के बाद, डिनर ना करके भी पपीता खा सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा नेचर है, सबसे ज्यादा एल्कलाइन फ्रूट है। और कुछ लोगों को जिनकी बॉडी पित्त प्रवृत्ति की होती है, हाईली पित्त होती है, उनको पपीता सूट नहीं करता, यानी पीली चीजें सूट नहीं करती। बेसन की बनी हुई चीजें और पपीता सूट नहीं करता, या तो लूज मोशन हो जाएगा या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ऐसे लोगों को गुआवा सूट बहुत अच्छा करता है। अमरूद, तो ये बहुत ध्यान देने की बात है। अगर सूट नहीं करता तो नहीं खाना चाहिए। उसका ऑप्शन है गुआवा। गुआवा को आयुर्वेद में अमृत फल बोला गया है।
अगर आप इसको सुबह खाली पेट खाएं तो इससे बड़ी कोई दवा नहीं है पेट की, और ये लगभग सभी को सूट करता है। और कुछ जिनको पपीता सूट नहीं करता है उसको गुआवा निश्चित सूट करेगा। और इस गुआवा को आफ्टरनून के बाद 2-3 बजे के बाद कभी नहीं खाना चाहिए। आप 2-3-4 बजे खाएंगे तुरंत गैस बनाएगा, तो इसीलिए इसको अमृत फल अमृत बेला में खाने के लिए बोला गया है। सुबह के टाइम में खाएं, इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कब्ज और पेट की प्रॉब्लम वाले गैस्ट्रिक एसिडिटी के लिए अमृत है। तो पपीता, जैसे चौहान साहब ने पूछा पपीता कब खाएं कब ना खाएं, ये मत की बात ही नहीं है। इसमें पपीता ही ऐसा फल है कि जो सुबह से शाम तक आप कभी भी खा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कब आपको मिलता है, कभी भी खा सकते हैं, कोई कंट्राडिक्शन इसमें नहीं होना चाहिए। ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और आपको हम बताएंगे कि कैसे स्टमक को ताकत देने के लिए पीले फलों की जरूरत है, जैसे पपीता है, और आपने बेल का नाम सुना होगा। ये सब अमृत है स्टमक के लिए। तो इसमें कंट्राडिक्शन कुछ पित्त प्रधानता के 1-2 सिम्टम्स बता दो जरा। अच्छा, देखिए, जो जिनकी बॉडी एसिडिक होगी उसको भूख लगेगी ज्यादा कंपैरेटिवली, और थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ खाना चाहेगा। ये दूसरा सिम्टम्स है। तीसरा है कि अगर ज्यादा देर तक कुछ नहीं खाता है तो गले से सोर इरेक्शंस होगा, खट्टा पानी सा आएगा, या गले में जलन होगी। ये खास बात है। और ऐसे लोगों के चेहरे पर दाने निकल सकते हैं फेस पर, और चेहरा रेड कलर का होगा। ये पित्त प्रधान लोगों की बात है। ठीक है जी गुरुजी, थैंक यू जी। तो गुरुजी एक क्वेश्चन है। हाँ सर, मिक्स फ्रूट्स खा सकते हैं हम? मैं कभी एडवाइज नहीं करता। उसका रीजन है कि आपके फ्रूट्स में कुछ फ्रूट्स एसिडिक होते हैं, कुछ एल्कलाइन होते हैं। मैं अपने सभी लोगों को एक बार में बोलता हूं कि एक बार में एक ही फल खाएं। अगर आप पपाया खा रहे हैं तो पपाया 1 पीस ज्यादा खा लें, 1 टुकड़ा। अमरूद खा रहे हैं तो अमरूद खा लें, 2 अमरूद खा लें। मिक्स फ्रूट्स कभी भी नहीं खाना चाहिए। और सबसे खास बात है कि आज के टाइम में सबसे अच्छी सब्जी मानी जाती है मिक्स वेज। मैं उसको बिल्कुल नहीं मानता। मिक्स वेज सब्जी भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि कुछ सब्जियां एल्कलाइन होती हैं, कुछ एसिडिक होती हैं सीजन वाइज, और हम सबको मिला देते हैं। तो हमारे जानने वाले जितने हैं उनके यहाँ मिक्स वेज बनना बंद हो गया, क्योंकि उसमें आप ढेर सारी सब्जियां डालते हैं। तो सर, हम तो एक्चुअली सूप भी बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल के मिक्स सूप भी बनाते हैं। एक तरह का सूप बनाइए, टमाटो सूप बनता है, कॉर्न सूप बनाइए। तो जैसे टमाटर में थोड़ा घिया, और जैसे क्योंकि बच्चों को देना है तो थोड़ा सा घिया उसमें और शलगम सब डाल देते हैं। देखिए, प्रयास ये करें कि जितना कम मिक्स करें, क्योंकि घिया क्या होती है, एल्कलाइन होती है टोटली, और टमाटर एसिडिक होता है, खट्टा होता है। अब दोनों मिलाने के बाद आपको टेस्ट तो अच्छा लगता है, लेकिन शरीर के लिए किसी फायदेमंद की चीज नहीं है वो। तो आपके देखिए क्या है, जो आपका फूड मटेरियल है जो डेली रूटीन में हम खाते हैं, उसका एनर्जी कॉन्सेप्ट समझिए कि कुछ फ्रूट एसिडिक होते हैं, कुछ एल्कलाइन होते हैं, और उसको हमें बारी बारी से खाना है, जिससे कि हम अपनी बॉडी के अंदर एसिडिक और एल्कलाइन नेचर को मेंटेन कर लें। तो ये बहुत जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं। पूरा का पूरा खाना सुबह से शाम तक, ये सब क्या है, औषधि है, मेडिसिन है। अब अगर आप मेडिसिन में मेडिसिन मिला के खाएंगे तो नुकसान तो होना ही है। तो ये सब मेडिसिन है, बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। सर, जैसे एल्कलाइन फ्रूट्स हैं वो इकट्ठे ले सकते हैं? बिल्कुल। अगर एल्कलाइन फ्रूट है तो अगर आपको उसकी नॉलेज है तो एक तरह के 2-3 फ्रूट एक साथ ले सकते हैं। अगर नहीं नॉलेज है तो एक ही तरह के लें। एक तरह का इसलिए बोला जाता है कि आपको ये पता है कि ये फ्रूट ऐसा है,
सर कौन कौन से अब तो आप- फ्रूट एल्कलाइन होते हैं और कौन कौन से एसिडिक वो होते सारी हैं? लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि ठीक है सर। हम लोग की दिशा दूसरी तरफ जा रही है धीरे धीरे। यस तो प्रयास देखिए क्या, सिंपल प्रयास क्या है कि एक तरह की सब्जी बनाएं और मिक्स ना बनाएं। हमने अपने लोगों को एक ही बात बताते हैं कि घर में दो तरह की सब्जियां कभी ना बनाएं, एक सब्जी बनाएं एक दाल बनाएं। तो ना एसिडिक एल्कलाइन की नॉलेज नहीं है तो हमें कोई परेशानी होनी भी नहीं है। और अगर आप एक हफ्ते 10 दिन इसको फॉलो कर ले तो आप गैस्ट्रिक एसिडिटी अपने अंदर होने वाले चेंजेस को देख सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज में हम जाते हैं तो देखते हैं 3-3 4-4 सब्जियां एक बार में बनती है और सब लोग खाते हैं। एक एक चम्मच ही खाएंगे लेकिन सब खाएंगे। तो भाई एक ही 4 चम्मच खा लो, क्या दिक्कत है? ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैं यही बोलता हूँ कि एक दाल बना लो, जो भी दाल बनानी है, एक सब्जी बना लो, ये सबसे आइडियल चीज है। और फ्रूट एक बार में एक खाएं। सर सब्जी में जैसे गोभी में आलू डलते हैं, गाजर के साथ भी आलू डलते हैं, वो ठीक है? वो कॉम्बिनेशन ठीक है, ओके वो कॉम्बिनेशन ठीक है, वहां तक ठीक है। आलू तो हर सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है। आलू मटर। हाँ, क्योंकि आलू का जो नेचर है वो एल्कलाइन है और स्टार्च रिच डाइट है। ये इसमें स्टार्च बहुत पाया जाता है, तो ये किसी चीज में डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। तो बात हम लोग एनर्जी पर कर रहे थे, तो ये फ्रूट्स का एल्कलाइन और एसिडिक, ये भी एनर्जी का रूप है। एल्कलाइन पोटेंशियल एनर्जी है और एसिड काइनेटिक एनर्जी है, फंक्शनल एनर्जी है। तो पूरा यूनिवर्स अगर आप देखते हैं तो किससे बना हुआ है? एनर्जी से बना हुआ है। और हमारे खाने पीने में भी दो ही चीजें जाती हैं, एसिडिक या एल्कलाइन। और जब हम उसको मिक्स करके बहुत सारा खाते हैं तो क्या खाना खाते हैं? न्यूट्रल खाते हैं। अब आप बताइए, अगर न्यूट्रल खा रहे हैं तो शरीर के लिए किस फायदे का, ये सोच के देखिए कहां कहां इसका फायदा आपको होना है। आप सब लोग खुद सोच के देखें। और आप सभी जानते हैं कि साइंस भी दो तरह की बातें करता है, हमें बेवकूफ बनाता है। मैं बहुत क्लियर बात बता रहा हूं आपको। क्या बोलता है? वी आर वार्म ब्लडेड, ठीक है। और फिर कहता है कि हमारा ब्लड एल्कलाइन है, ठंडा है। उसका नेचर क्या है? ठंडा है। बड़ा खास बात है। यानी हमारे भोजन में न तो बहुत ज्यादा एसिडिक होना चाहिए ना एल्कलाइन होना चाहिए। स्टमक में जो ब्रेकडाउन होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्रेकडाउन होता है एल्कलाइन होता है, और वहीं से रस आपका एब्जॉर्ब होता है जो एल्कलाइन होता है। और उसी एल्कलाइन को बनाने के लिए हमारी बॉडी फिर से ब्लड के रूप में बनाती है। तो देखिए हम लोग बहुत ज्यादा फ्राइड खाते हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड खाते हैं, उससे बचना चाहिए। बहुत ज्यादा फ्राइड और डीप फ्राई करके खाते हैं। डीप फ्राई आप लोगों ने सब्जी बनाते हैं कि नहीं? पहले पनीर को खूब तल लिया अच्छे से, फिर मसाले में मसाला भून के उसको मसाले के साथ तल दिया, तो ये डीप फ्राई हो गया। अगर कच्ची पनीर को मसाले में भून के बना लीजिए तो एक लेयर हो गई। बहुत सारे लोग गोभी आलू सब पहले तल लेते हैं फिर उसकी फ्राई करते हैं। तो डीप फ्राई खाएंगे तो क्या होगा? भोजन आपका एसिडिक हो जाएगा, जितना ज्यादा डीप फ्राई करेंगे। आज आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप देसी घी का इस्तेमाल मैक्सिमम करें और तड़के के साथ नहीं करें। देसी घी अपनी दाल और सब्जी में गरम डाल के खाएं। जब से हमने ये खाना बंद कर दिया हड्डियां कमजोर हो गई। और यहीं पर आपको बताएंगे इसी क्लास के दरमियान कि ये हड्डियों का फॉर्मेशन होता कैसे बॉडी में। ये सारा सब्जेक्ट आपके इस विषय में है, तो आपको समझ में आएगा कि हम कहां से और कितनी गलतियां कर रहे हैं। तो ये मुश्किल दौर से हम गुजरेंगे। फ्राइड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, क्या होता है? केमिकल बेस्ड कोल्ड ड्रिंक होता है और वो क्या होता है? एसिडिक नेचर बढ़ा देता है।
गले में जलन होने लगेगी और आपके खाने को तहस नहस कर देगा अंदर। यानी जो चीज एब्जॉर्ब होगी वो कंटामिनेटेड हो जाएगी। तो ये चीज आपको अपने खाने में सुधार करने की जरूरत है। आप केवल 1 हफ्ते 10 दिन करके देखिए कि आपके अंदर कितना परिवर्तन है। बॉडी लाइट हो जाएगी, आपकी एक्टिविटीज इतनी फास्टर हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो विषय एनर्जी पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो 2 फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। हम लोग जो यहाँ पर दिख रहे हैं इस दोनों एनर्जी के कंप्लीमेंट के साथ है, कंप्लीमेंट्री है दोनों एनर्जी, दोनों के बगैर कोई एक नहीं होगी। यानी अगर कोई कहता कि एक ही एनर्जी है तो ये ब्रह्मांड में रहेगी नहीं। तो देखिए हम लोगों के अंदर दोनों एनर्जी है, मेल के अंदर मेल एनर्जी है और मेल के अंदर फीमेल एनर्जी भी है। ये बड़ी खास बात बता रहे हैं, सभी लोगों को पता है। आप अपने हार्मोन्स को चेक कराएंगे तो मेल के अंदर फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन का सेक्रीशन होता है और फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन सेक्रीट होता है, तब जाके ये कंबाइंड बॉडी है। तो क्यों ऐसा है कि इन दोनों की का कॉम्बिनेशन ही एक फिजिकल बॉडी बनाता है। एनर्जी का 2 रूप है इस शरीर में, फंक्शन और स्ट्रक्चर। तो हर जगह ये साइंटिफिकली बेस आपको बता रहे हैं। एनर्जी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें हम रोज कुछ ना कुछ नई चीज बताएंगे एनर्जी पर आप। तो एक फीमेल को अगर आप चेक करेंगे तो उसमें फीमेल हार्मोन्स का सेक्रीशन ज्यादा है, लेकिन मेल हार्मोन का सेक्रीशन माइल्ड है और इसीलिए वो इस संसार में एग्जिस्ट कर रही है। और मेल के अंदर मेल हार्मोन मैक्सिमम है और फीमेल हार्मोन्स का सेक्रीशन माइल्ड सा होता है। इसीलिए हम इस संसार में 2 आइडेंटिटी के रूप में, मेल और फीमेल के रूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसमें एनर्जी का 2 स्वरूप है, पोटेंशियलिटी। जिसके अंदर पोटेंशियलिटी है वो उसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी, लगातार पूरे समय अधिक समय तक काम करेगा। जिसकी पोटेंशियलिटी कम होगी वो कम समय तक काम करेगा, उसका फंक्शन लेवल कम होगा। आप देखिए कि हमारे आप में से कुछ लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं और वो टायर्ड नहीं होते। इट इंडिकेट कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, आर्गन की पोटेंशियलिटी है वो बहुत अच्छी है। और कुछ लोग 1-2 घंटे काम करेंगे और जब तक आधे घंटे आराम नहीं कर लेंगे अगला काम नहीं होता उनसे। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो कम है। तो इसलिए उनको रेस्ट करके फिर से काम करना होता है। यानी जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी चार्ज होती है और जब वर्क करते हैं तो हमारी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। तो इसी कोऑर्डिनेशन का है कि आपके कार्य का और स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर पोटेंशियल एनर्जी है और फंक्शन काइनेटिक एनर्जी है। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ही हमारी बॉडी को चलाता है। अभी हम जो बोल रहे हैं ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। हमने अपने को समेट लिया, अपनी ऊर्जा को, तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका 2 स्वरूप हमेशा आपको ऊर्जा का मिलेगा। आप अपने घर में देखेंगे कि सब लोग, कुछ लोग जिसकी ऊर्जा हाई लेवल की है वो सुबह से शाम तक काम करते नजर आएंगे, तो वो क्या हो गए, मोर पोटेंशियल पर्सन हो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो थोड़े समय के लिए काम करेंगे फिर थक जाते हैं, तो उनकी ऊर्जा काइनेटिक लेवल बढ़ी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, पूरा ब्रह्मांड इसी से चल रहा है। आपको पूरा का पूरा ये यूनिवर्स एक जैसा दिखता है। आप घर पर बैठी हैं, रोज देखिए, रोज वही सब कुछ दिखेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन उसी का दूसरा रूप देखिए कि शाम को अंधेरा हो जाता है, सुबह उजाला हो जाता है। ये काइनेटिक एनर्जी है। और दोनों के बीच में इतना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है कि ये कॉन्टिन्यूअस उसी तरह से चलता है।
तो हमारे शरीर के अंदर इन दोनों ऊर्जाओं का कोऑर्डिनेशन और ट्रीटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो पोटेंशियल एनर्जी को 2-3 बातों से हमें पहचानना सीखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सॉलिड होती है, सॉफ्ट होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, यानी संरचनात्मक। जितना पोटेंशियल आप होंगे उतनी क्वांटा ऑफ एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी। सॉलिड होती है, यानी सॉलिड का मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप सेल या किसी मेटल को देखते हैं तो उसके बीच में जो आपसी सेल की बाइंडिंग है, उसके बीच का जो स्पेस होता है वो उसके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को बताता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सिंपल सी बात है, हॉलो होती है, हार्ड होती है, शार्प होती है और डिसकंटिन्यूअस वर्क करती है और फंक्शनल एनर्जी है। और फंक्शनल एनर्जी होगी तो क्या होगा? एक्सपेंडेड होगा। और पोटेंशियल एनर्जी होगी तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टेड होगी, यानी अपने अंदर समेटने का प्रयास करेगी। ये 3-4 बातें आप याद रखेंगे तो आपको ट्रीटमेंट करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सॉफ्ट होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हार्ड होती है और एक्सपेंडेड होती है, फैलने वाली होती है। तो जैसे ही सूरज निकलता है, जो चीज सॉलिड है, जो चीज कॉम्पैक्ट है, वो तो हार्ड होनी चाहिए ना, वो सॉफ्ट कैसे है? अब मान लो क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल नहीं है, उसमें स्पेस नहीं है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आप कह रहे हो सॉलिड है, वो सॉफ्ट आप बता रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे बताएं? कि जो चीज सॉलिड है वो तो हार्ड होगी ना, वो सॉलिड चीज है, वो तो हार्ड का मतलब क्या होता है? आप ईंट और पत्थर को देखा हुआ है? वो क्या होती हैं? भाई उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो उनका मास है, वो उसके अंदर स्पेस नहीं है, इसलिए वो सब स्पेस है। कितना भी हार्डेस्ट सबस्टेंस होगा उसके बीच में स्पेस जरूर होगा। जीरो स्पेस कोई एलिमेंट में नहीं होता। और हमने क्या बोला? सॉलिड है और सॉफ्ट है। आपने डायमंड देखा है? हाँ देखा है। सबसे हार्डेस्ट सबस्टेंस है और सबसे सॉफ्ट है या नहीं है? नहीं, सॉफ्ट कैसे? हार्ड ही बोलते हैं उसको। कहाँ हार्ड बोलते हैं? हार्डेस्ट छू के देखिए, छू के देखिए। हार्ड ही होता है, सॉफ्ट तो नहीं होता। छूने से हार्ड ही दिखता है। हाँ, तब आपने ध्यान से नहीं देखा है। और उसकी एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। सॉलिड का मतलब है कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। जितनी ज्यादा सॉलिड एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी, उस सॉलिडिटी से बात हो रही है। और ये कॉन्टिन्यूअस वर्किंग कर सकता है घंटों, 10 घंटे 12 घंटे। ठीक है ना? जैसे आपकी इन्वर्टर है, जितना अधिक चार्ज होगा, ठीक है, जितना अधिक चार्ज होगा उतना अधिक मात्रा में अधिक देर तक फैन को और लाइट को चलाएगा। ये सॉलिडिटी है और सॉफ्टर एनर्जी है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सॉफ्ट हैं। जैसे बनाना है, बनाना या कोई फ्रूट है, वो सॉलिड है बट वो सॉफ्ट है, दैट आई एग्री। बट डायमंड के लिए आई डोंट एग्री येट। चलिए ठीक है, वो एक टाइम आएगा तो मैं उसको भी बताऊंगा। डायमंड के स्ट्रक्चर को जब बताऊंगा तब आपको ये बात समझ में आएगी, उसकी सॉलिडिटी के, उसके 7-6 एक्सिस के बारे में। इसलिए अभी उस पर बात नहीं करेंगे। आप बनाना को मान सकते हैं कि सॉलिड है, तो इतना मान लीजिए, और सबसे ज्यादा एनर्जी होती है उसमें। ठीक है, हमें एनर्जी से बात समझना है गुरुजी। और डायमंड को ऐसे समझें कि जब कोई गिफ्ट देता है तब तो वो सॉफ्ट होता है, लेकिन जब खरीदना पड़ता है तब हार्ड होता है। हार्ड और सॉफ्ट में भी हर बातों में 2 बातें हैं। ठीक है ना? अभी हमने आपको क्या बताया कि कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है, कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ हार्ड में, सॉफ्ट में हार्ड मिला होता है।
डेफिनेटली आप अगर गोल्ड की कोई चीज बनवाइए, जब तक उसमें कोई मेटल नहीं मिलवाएंगे वो फॉर्म नहीं ले सकता। लेकिन हम किस पर चर्चा करते हैं, उसके जो मैक्सिमम एट्रीब्यूट हैं उसी पर चर्चा करते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया मेल और फीमेल के बारे में, कि कोई मेल नहीं है कंप्लीट, कोई फीमेल कंप्लीट नहीं है। दोनों मेल और फीमेल के हार्मोन्स आपस में मिलते रहते हैं, मिले हुए हैं, चाहे वो माइल्ड ही हो। लेकिन पोटेंशियलिटी देखनी है हमें, ऊर्जा का स्रोत देखना है। और दूसरी बात क्या है ऊर्जा के बारे में, कि ऊर्जा को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी जो भी ऊर्जा है, पोटेंशियल और काइनेटिक ऊर्जा है, न तो क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेचर में उतनी ही ऊर्जा है, उसी को हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसमिट करना है, एक से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है। जब हम थक जाते हैं तो क्या करते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर से एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। तो ये दोनों मिल करके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक ऊर्जा यानी हमारे कार्य करने से जो ऊर्जा हमारे शरीर से खत्म होती है, पोटेंशियल एनर्जी उसको रिचार्ज करती है। अब देखिए इसका एक सिंपल से एग्जांपल लीजिए कि दोनों एक दूसरे के कितने कंप्लीमेंट्री हैं। अगर आप एक फुटबॉल लेते हैं और उसको सरफेस पर रख दीजिए, तो फुटबॉल की जो ऊर्जा है वो क्या है, काइनेटिक है या पोटेंशियल है? सर जब तक वो फुटबॉल एक जगह पड़ी है सर वो तो पोटेंशियल है सर, जब उसे मार दिया तो वो काइनेटिक में चेंज होगी, काइनेटिक में चेंज हो जाती है। लेकिन देखिए क्या है, उस पोटेंशियल का जो अपनी प्रॉपर्टी है कि एक स्पेस के बाद जाके फिर से पोटेंशियल हो जाती है। इसी को कहते हैं कि एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर लेती है बॉडी अपने आप। तो जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो हम एक्शन में आ जाते हैं। जो लोग कहते हैं सुबह उठ के उठने का मन नहीं करता, इट मीन्स रात भर की जो नींद है ना वो अच्छी नहीं है। नहीं तो रात भर में बॉडी चार्ज हो जानी चाहिए थी आपकी। चार्ज होकर के क्या करना है, बॉडी सुबह फिर एक्टिव हो जाए। तो निश्चित रूप से जो माइंड है वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड आपका जगा हुआ है, थका हुआ है, तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आप हर जगह पर देख सकते हैं, अपने कार्य पद्धति में देख सकते हैं, सुबह शाम के एक्शन में देख सकते हैं। तो जो आप योग प्राणायाम कर रहे हैं उसमें आप देखते होंगे कि धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी लेवल बढ़ती जा रही है। और आप खाने पीने को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, देखिए और ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। यानी आपके ट्रांसफॉर्मेशन काइनेटिक और पोटेंशियल का जो कोऑर्डिनेशन है वो बैलेंस हो जाएगा। और इन्हीं का एनर्जी का इम्बैलेंस होना, पोटेंशियल और काइनेटिक का इम्बैलेंस होना डिजीज कहलाती है। आप लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल फॉर्म में है, स्लो हो गए। आप फास्ट हैं, बहुत फास्ट हो गए तो बीमार हो गए। जैसे आपने फुटबॉल को किक मारा और फुटबॉल एक डिस्टेंस पर जाके रुक जाती है। अगर ये फुटबॉल ना रुके तो क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एस्केप वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरह से हम लोग इस संसार को छोड़ देंगे। तो कोई भी ऊर्जा अधिक होगी, पोटेंशियलिटी अधिक होगी या काइनेटिक लेवल बहुत ज्यादा होगा, दोनों ही आपके लिए इफेक्ट डिफरेंट डालेंगे। अल्टीमेट आपको ये बात समझने की ऊर्जा का जो बैलेंस रूप है वही हमारे लिए नॉर्मल है। फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तीनों तरह की ऊर्जा का बैलेंस होना जरूरी है। अगर कोई चाहता है कि हम एक्सरसाइज करके स्वस्थ हो जाएंगे, कोई चाहता है कि हम सिर्फ योग और प्राणायाम करके ठीक हो जाएंगे, तो नहीं संभव है। फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, योग प्राणायाम जरूरी है, और लास्ट में वर्शिप एंड मेडिटेशन उतना ही जरूरी है।
जब आप 3 डायमेंशनल लेवल से शरीर की सभी चीजों को नरिश करेंगे, तब आपकी बॉडी जाकर के इफेक्टिवली एक्शन में आएगी। बहुत सारा पुराना इतिहास मत देखिए। आप सभी लोग शिवाजी और राणा प्रताप के जो हथियार होते थे, उनका वजन जानते हैं? 80 से 90 किलो। और वो पूरे दिन फिंगर और हाथों में ऐसे घुमाते थे। क्या हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं? अगर हम लोग 4-5 घंटे पेन से लिखना शुरू कर दे, छोटी सी पेन से, तो हमारी फिंगर क्रैम्प्स करने लग जाती है। और वो पूरे दिन इसको हाथ की उंगलियों में घुमाते थे। तो ये ऊर्जा कहाँ की थी? इन्हीं तीनों चीजों की थी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी। तो ऊर्जा को बैलेंस करना सीखिए। इसका दूसरा स्वरूप है स्वर विज्ञान, जो श्वास की क्रियाएं हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जो आपको चौहान सर और अजय जैन सर बहुत अच्छे से बताते हैं। तो आप अपने क्रियाओं को बढ़ा के देखिए, कितना आनंद आता है। तो इसी ऊर्जा के स्वरूप में देखिए, वहां पर भी सांस की 2 क्रियाएं हैं, हॉट एनर्जी एंड कोल्ड एनर्जी। पोटेंशियल ठंडी ऊर्जा होती है, जो आपको काम एंड कूल करती है। काइनेटिक गर्माहट देती है। आपको गुस्सा आता है तो इसका मतलब काइनेटिक ऊर्जा बढ़ी हुई है। आप शांत रहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है। और आपके सांस की क्रियाओं में भगवान ने 2 होल दिए हैं नाक के, राइट और लेफ्ट। राइट क्या है चौहान साहब? सूर्य नाड़ी है। लेफ्ट चंद्र नाड़ी है। ये भी ऊर्जा के 2 विज्ञान हैं। तो अगर आपके अंदर आज आपको अगर ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो क्या करना है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। क्या करना होगा? आपको अपनी शरीर को मजबूत बनाना है। बॉडी ठंडी है, कोल्ड है, तो राइट नॉस्ट्रिल से सांस लें और छोड़ें। विद इन 2 to 3 मिनट आपको हीटिंग प्रोसेस लगने लगेगा। ये सारी चीजें आपको सीखनी है। और आपको गर्मियों में गर्मी बहुत लगती है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए और छोड़िए, ठंडक लगने लगेगी। बहुत सारा कंप्लीट ट्रीटमेंट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर। और आज आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये दोनों नॉस्ट्रिल एक साथ कभी भी नहीं चलती। या तो राइट चलेगी या तो लेफ्ट चलेगी। बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, इनबिल्ट मैकेनिज्म है, यानी स्व संचालित प्रणाली है हमारा शरीर। इनबिल्ट मैकेनिज्म है, अपने आप इन दोनों नाक की पोजीशन बदलती रहती है। तो दोनों नॉस्ट्रिल से सांस कभी आदमी एक साथ नहीं लेता, ये बात आप याद रखिएगा। या तो लेफ्ट चलेगी या तो राइट चलेगी, या तो सूर्य नाड़ी चलेगी या तो चंद्र नाड़ी, या ईडा कहिए या पिंगला कहिए। और दोनों अगर एक साथ चलेगी तो क्या होगा? उसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं सांस उल्टी चल रही है। तो दोनों नाड़ी तभी चलती है जब जीवन सन्निकट होता है, सूर्य और चंद्र नाड़ी। तो इस पर बहुत सारी चीजें, बहुत छोटी सी बातें बताते हैं। आप में से जिसका बीपी लो रहता है वो राइट नॉस्ट्रिल से सांस ले और छोड़े, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। जिसका हाई रहता है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ले और छोड़े, प्रैक्टिस करे, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। सारा खेल किसका है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक, ठंडी और गर्म ऊर्जा का। इस शरीर में और इस संसार में बीमारी का कारण ही हॉट एंड कोल्ड है। क्या है? हॉट एंड कोल्ड है, ठंडा और गर्म। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जिसने इस नाड़ियों को ठीक कर लिया, उसके सारे तरह की बीमारियां
जिनको एसिडिटी बहुत है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें और छोड़ें, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। जिसको हाइपो एसिडिटी है, जिसको खाना देर से पचता है, राइट नॉस्ट्रिल से सांस लें और छोड़ें, डाइजेशन इंप्रूव कर जाएगा। तो पूरा का पूरा विज्ञान है। और आप अपने मुंह से भी सांस छोड़ते हैं, एक मुंह खोल के छोड़िए और एक, ये भी ठंडा और गर्म बॉडी के एसिडिक और अल्कलाइन को मेंटेन करता है। अगर आपकी बॉडी में एसिड और बेस एसिड की मात्रा ज्यादा है तो मुंह खोल के सांस छोड़िए। आप देखिए, इसके आगे अपना हाथ लगाइए, देखिए गर्म हवा निकल रही होगी। और इसे को ऐसे करके करिए, ये हवा ठंडी निकलेगी। तो जब शरीर को शीतल करना है, एसिड निकालना है, तो खोल के लीजिए। देखिए कितना बड़ा विज्ञान है। और ये सब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का खेल है। करके देखिए कितनी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये कल्पना नहीं कर सकते आप योग और प्राणायाम की इस प्रक्रिया में, जो श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है। ठंडी नाड़ी और चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, गर्म नाड़ी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखना है। तो बहुत ही अद्भुत खेल है जीवन का। तो जितना अच्छा आप ये सब चीजें कर पाएंगे, उतने ही अच्छे ढंग से आपका सारा सिस्टम इंप्रूव करेगा। तो इसीलिए एनर्जी पर कॉन्सेप्ट पर बात हम ज्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एनर्जी की बात समझ में आ गई, अभी हमने आपको क्या बताया कि अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो आपको एसिडिक फूड खाएंगे तो क्या होगा, एसिड एसिड मिलके डबल एसिड हो जाएगा। तो ऐसे में काउंटर करने के लिए अल्कलाइन फूड खाना है। जैसे आपको बताया कि अगर आपका बीपी हाई है तो यानी बॉडी में ब्लड सप्लाई लेवल बहुत ज्यादा है, तभी बीपी बढ़ता है। तो आपको राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना और छोड़ना है। और अगर बीपी लो है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है जब बीपी हाई है, और बीपी लो है तो राइट नॉस्ट्रिल से। ये बहुत खास बात नहीं है, पूरा का पूरा विज्ञान है ये। और कितनी चीजें बैलेंस होंगी आप और हम समझ नहीं सकते। सर एक क्वेश्चन था कि सर आप कह रहे हैं कि जब हमारा एसिडिक हो तो सर हमें अपना लेफ्ट से लेना चाहिए सांस, और पेट ठीक करने के लिए हमें राइट से लेना चाहिए। तो सर दोनों सेम ही तो हुआ सर? नहीं, हमने आपको क्या बोला कि जिनको एसिड रिफ्लेक्शन की बातें ज्यादा है, मुंह से खट्टा पानी आना, ठीक है, और बार बार भूख लगना, तो क्या होता है कि बॉडी में एसिड फॉर्मेशन ज्यादा होता है। तो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना और छोड़ना है, ठीक है। दूसरा है कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनको फीका पानी आता है, मुंह में फीकापन आता है, तो इसका मतलब है हाइपो एसिडिटी है। हाइपो मतलब कम एसिड बन रहा है। तो एसिड फॉर्मेशन के लिए आपको राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना होगा, इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। दोनों से डाइजेशन इंप्रूव होगा, दोनों से होगा। अगर आपके स्टमक में हीट की कंडीशन ज्यादा है, यानी एसिड की कंडीशन ज्यादा है, तो भी डाइजेशन ठीक नहीं होगा। डाइजेशन ठीक क्यों नहीं होगा, ध्यान से समझिए। आपके जो खाने पीने की चीजें हैं वो एसिडिक कॉम्पैक्ट में बदल जाएंगी, यानी बॉडी में गर्माहट पैदा करेंगी, स्किन डिजीजेस हो जाएंगी, रैसेज आएंगे, अल्टिकेरिया होगा। ये सारे सिम्टम्स हैं एसिड ज्यादा बनने के। और कम एल्कलाइन, अगर एसिड कम बन रहा है, नॉर्मल से कम बन रहा है, तो जो आप खाएंगे उसको ट्रांसफॉर्म होने में ज्यादा समय लगेगा। तो जब आपके जीआईटी में एक लिमिटेड टाइम से ज्यादा समय भोजन को पचाने में लगेगा, तो वो क्या होगा, आपके जीआईटी में सड़ने लगेगा। तो दोनों ही कंडीशन खराब है। आपकी बात बिल्कुल सही कि दोनों में एक ही चीज होगा, लेकिन कंडीशंस क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें ब्रीदिंग करनी है।
क्लियर है सर? ठीक है सर जी। एक क्वेश्चन था सर, अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो फिर क्या सर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना, राइट नॉस्ट्रिल से लेना चाहिए? अब कॉन्स्टिपेशन है तो ये देखना है कि स्टूल हार्ड है या सॉफ्ट है। नेचर ऑफ स्टूल देखना है। हमारे स्टूल का नेचर कैसा होता है? सेमी सॉलिड होता है। कैसा होता है? सेमी सॉलिड होता है। अगर हार्ड है तो इंटेस्टाइन में अग्नि बढ़ी हुई है, पानी को सुखा दे रही है, तो वहां पर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन और लूज स्टूल हो रहा है, जो सेमी सॉलिड है उससे ज्यादा लूज आ रहा है, पानी मिला हुआ ज्यादा है, तो राइट नॉस्ट्रिल से लेना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा साइंस है। गुरुजी जी, इसको सूर्य भेदी और चंद्र भेदी समझें या सेम नोस्ट्रिल से लेना और सेम से ही छोड़ना है? क्योंकि सेम से लेना है, सेम से छोड़ना है। क्योंकि हम सूर्य भेदी और चंद्र भेदी में क्या करते हैं कि चंद्र भेदी में लेफ्ट से लेके और राइट से छोड़ते हैं जी, और सूर्य भेदी में राइट से लेके लेफ्ट को छोड़ते हैं। ये एक्सरसाइज तो हम करते हैं जी। इसमें लेकिन आपको यही यही बता रहे हैं कि चंद्र भेदी सूर्य भेदी ये बैलेंसिंग करने की बात है। लेकिन अगर किसी को एसिडिटी है, उसका ट्रीटमेंट करना है, एसिड ज्यादा फॉर्म हो रहा है या बीपी ज्यादा हाई है, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लीजिए और छोड़िए। चंद्र नाड़ी चलाइए, टोटली ठंडी नाड़ी। आपको एक को भेदना नहीं है, यहाँ पर एक ही नाड़ी चलाना है, तो वो दूसरी नाड़ी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि एक लाइन के आगे उससे बड़ी लाइन खींच देंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी? छोटी दिखेगी। तो यहाँ पर एक ही से लेना और एक ही से छोड़ना है। जो हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं वो बैलेंसिंग करते हैं। लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी है, बहुत ज्यादा हाइपो एसिडिटी है, खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी बैलेंस तो हो सकती है लेकिन ठीक नहीं होगी। एक की प्रैक्टिस करनी है। और ये श्वास लेना और छोड़ना नेचुरल होना चाहिए या थोड़ा ज्यादा लंबा और ज्यादा गहरा होना चाहिए? देखिए, सांस लेना और छोड़ना, गहरा और छोटा होना, ये सब डिजीज को बताता है। जैसे कोई छोटी सांस लेता और छोड़ता है तो ये डिजीज को बताता है। इसका मतलब है कि उसके लंग्स में पूरी हवा नहीं भर रही है, तो ये डिजीज बताता है। ये जो आप पूछ रहे हैं सवाल, ये डायग्नोसिस हो गई हमारी। और कोई डीप ब्रीथ कर रहा है, वो ये बता रहा कि उसका लंग्स मैक्सिमम, जैसे अभी आपको शुरू में ही बताया कि हमारे लंग्स की एफिशिएंसी, जो अच्छी एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं और अच्छे यौगिक क्रियाओं को करने वाले हैं, वो 35-40% लंग्स को इस्तेमाल कर पाते हैं। ईश्वर विज्ञान में ऐसा बोला गया है साहब कि हमारी उम्र हमारी सांसों पर डिपेंड करती है। तो जितनी लंबी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, जितना ड्यूरेशन लंबा होगा, हमारा लाइफ स्पान उतना बढ़ जाएगा। यानी अगर हमारी सांसें 3-4 सांसें पर मिनट हो जाएं तो हमारा लाइफ लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो हमारी सांसें लंबी हैं, डेप्थ में हैं, वही सबसे अच्छी है। और ये प्रैक्टिस की क्रिया है। ठीक है सर? जी, थैंक यू सर। तो ये सारी बातें एनर्जी पर है। तो आज हम लोग यहीं पर बात संपन्न करेंगे और कल, मतलब नेक्स्ट वीक जो है सैटरडे को जब क्लास करेंगे तो एनर्जी से शुरू करके इसी को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। थोड़ा सब्जेक्ट बहुत हैवी रहा है हम लोगों का। सर शुगर की प्रॉब्लम के बारे में कोई उपचार बता दें तो। शुगर के उपचार के लिए? हाँ जी। आजकल लेवल बढ़ा हुआ है। आप ये लेफ्ट हैंड में इंडेक्स फिंगर है, यस सर। इसके बीच वाले जोड़ पर लाइट ब्लू कलर, दोनों इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जोड़ पर लाइट ब्लू कलर लगाएं। सेंटर जॉइंट पर, ठीक है मिडिल सर। जॉइंट, हाँ, चारों तरफ रिंग बना दें। ओके। ये रेगुलर लगाएं। 24 आवर्स? हाँ, 24 आवर लगा दें? नहीं, एक बार दिन में लगा लिया। फिर से एक बार बताइए।
इंडेक्स फिंगर में, लेफ्ट या राइट? दोनों में, बोथ इंडेक्स फिंगर में मिडिल जॉइंट पर लाइट ब्लू कलर। तो फुल डे लगा के रखना है। फुल डे तो लगा नहीं सकती ना, बार बार हाथ तो धुलना ही होता है कहीं ना कहीं। हाँ 4-5 घंटे के लिए अगर लगा हुआ है तो बेस्ट है। आधी सोल लगे ला लो, बेस्ट है। ठीक है। ला लो एक बारी। ये स्केच पेन यूज करिएगा आप लोग, जो बच्चों के टाइम में हम लोग यूज करते थे। स्केच पेन बेस्ट ऑप्शन है, स्केच पेन यूज करें। हाँ यस, लाइट ब्लू कलर की स्केच पेन यूज करें, बेस्ट ऑप्शन। थैंक यू सर। सर नमस्कार सर मेरा एक स्केच पेन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। जी। आपने वो अस्थमा के लिए बताया था जो लिटिल फिंगर में बॉटम में लगाना है, तो मैंने लग्जर के लिए थे लाइट ब्लू, पर वो इतने इफेक्टिव नहीं है। तो कोई ऑनलाइन या कोई ऐसे स्पेशल स्केच पेन? नहीं, अगर आप सही लगाएंगे तो उससे भी वही इफेक्ट मिलेगा। और हम लोग तो स्केच पेन ही जनरली यूज करते हैं, लग्जर का आता है, कई कंपनियों का आता है, एडजेल का भी आता है, तो हम लोग वही इस्तेमाल करते हैं। आप लगाइए, आराम मिलेगा। और आगे अभी जब क्लास चलेगी तो उसमें भी बहुत सारी बातें हम लोग बताएंगे। इसमें कोई ऐसा है कि लंच के बाद कितनी देर बाद या डिनर के कितनी देर बाद या ऐसा कुछ? कलर तो आप कभी भी लगा लें सर, लंच के तुरंत बाद लगा लें, कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि आप प्रेशर तो डाल नहीं रहे हैं। बेस्ट टाइम कल, शायद वही जैसे सर ने बताया नाइट टाइम ठीक रहेगा, डिनर के बाद। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक। एक सर बीपी के बारे में भी बता दें, कोई ऐसा उपचार? बीपी हाई बीपी के। बीपी हाई रहता है जी, तो ये अपना जहां पर लाइट ब्लू कलर लगा रहे हैं जी, इंडेक्स फिंगर में, वहीं पर ग्रीन कलर लगा लें चारों तरफ। ठीक है सर। जी। सर कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना चाहिए सर? अच्छा, कॉन्स्टिपेशन के लिए आप स्मॉल फिंगर में, दोनों स्मॉल फिंगर के अपर जॉइंट में लिख रहा कॉन्स्टिपेशन लिख रहा। हाँ सर। स्मॉल फिंगर के अपर जॉइंट में लाइट ब्लू कलर। लाइट ब्लू नहीं, थायराइड वैसे हाई बीपी का क्यों? हाई बीपी नहीं सर, थायराइड के लिए। हाँ जी, थायराइड थायराइड के लिए रिंग फिंगर के बीच वाले जोड़ पर ऑरेंज कलर। अच्छा, रिंग फिंगर। जी, बोथ रिंग फिंगर के मिडिल जॉइंट पर ऑरेंज कलर की सर्किल लगाएं। अच्छा गुरुजी, कितने दिन के बाद असर आना शुरू हो जाएगा? आप लगाना तो शुरू करें। कोर्स खत्म होते होते आपको असर दिखने लगेगा। गुरुजी कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बार दोबारा बता दो। स्मॉल फिंगर के अपर जॉइंट पर लाइट ब्लू कलर। कॉन्स्टिपेशन नहीं, पर ये रिंग बनाना है कि सर्कल बनाना है? ये रिंग बना देना, सर्कल, हॉरिजॉन्टली सर्कल बना देना, सिंपल। लाइट ब्लू, जॉइंट ऑफ लाइट ब्लू, आप जिसको फिरोजी कलर कहते हैं। गुरुजी, बुजुर्गों के घुटनों में काफी दर्द रहता है। बुजुर्गों के घुटनों में काफी दर्द रहता है। नी कॉन्स्टिपेशन क्या है? इंडेक्स फिंगर होता है, इंडेक्स नहीं, हाँ लिटिल फिंगर। मिडिल फिंगर में बीच वाले जोड़ पर लाइट ब्लू कलर। मिडिल फिंगर जी, घुटने में, नी पेन के लिए पूछ रहे हैं। नी पेन। अंकल, मेरा एक डाउट था। जी। अंकल, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल होते हैं वो हॉट एंड सोर या फिर मंचा सूप पीते हैं, तो फिर वो हेल्दी होता है या फिर नहीं? क्या फिर से पूछना बेटा? जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हॉट एंड सोर या फिर मंचा सूप पीते हैं, वो हेल्दी होते हैं डाइट के लिए या नहीं? बहुत हेल्दी है, पीजिए आप, बहुत जरूरी है। मिडिल फिंगर में सर, नी के लिए एक बार रिपीट कर दीजिए, घुटनों के लिए। मिडिल फिंगर में, मिडिल फिंगर के बीच वाले जोड़ पर लाइट ब्लू कलर। सर्दी के
सर एक लास्ट क्वेश्चन था शटिया पेन वगैरह के लिए, लेग पेन, शटिया पेन। इस मिडिल फिंगर के ऊपर वाले जोड़ में भी लाइट ब्लू लगा लें, ऊपर वाले और बीच वाले दोनों पर लाइट ब्लू कलर, सियाटिका पेन में बहुत इफेक्टिव है। मिडिल फिंगर, अपर ज्वाइंट एंड मिडिल ज्वाइंट लाइट ब्लू कलर। ये साउंड स्लीप नहीं आती, इसके बारे में कुछ है? हाँ जी, बहुत कुछ है। साउंड स्लीप। मिडिल फिंगर के अपर ज्वाइंट पर पिंक कलर लगाएं, मिडिल मैजेंटा कलर। अपर ज्वाइंट पे पिंक। जिनको साउंड स्लीप नहीं आती है, नींद टूटती रहती है बार बार, ऑरेंज कलर। अरे दोनों हाथों में लगाना है ना सब कुछ जी जो आप बता रहे दोनों हैं। हाथों में जी। सर दो प्रॉब्लम हुए तो दो कलर हो जाएंगे, इट्स ओके। एक पे सपोज हाँ जी। आपने ऑरेंज, एक पे आपने ऑरेंज बोला, एक पे स्काई लाइट ब्लू बोला। अब देखिए, नींद और घुटने की सियाटिका की पेन तो सबको होगी नहीं सर। नहीं नहीं, पेन थायराइड और उसकी मैं बीपी या शुगर की। हमने तो थायराइड के लिए रिंग फिंगर के बीच वाले जोड़ पर बोला है ऑरेंज कलर। तो हाँ एक जी। टाइम 2 कलर हो जाएंगे ना फिर? कोई एक- दिक्कत नहीं है। अच्छा ओके। स्पेस तो अलग अलग है ना। हाँ जी, स्पेस अलग है। स्पेस अलग है, एलिमेंट अलग है, तो ठीक कर है। सकते हैं, एक जगह 2-3 कलर लगा सकते हैं नहीं फिंगर्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sir, to stop the snore. हाँ जी, To stop the snore. नींद में। हाँ, खराटे आना। हाँ। ये रिंग फिंगर के बीच वाले जोड़ पर लाइट ब्लू कलर। लिख ला कराटे में, वो तो दो बस्ती है। लिखता रहा। गुरुजी साउंड स्लीप एक बार रिपीट कर दो जरा। लिख ला। मिडल फिंगर, अपर ज्वाइंट, पिंक नोट्स कलर। द्वारा कराएंगे हम। कौन सा कलर? ब्लू कलर। पिंक कलर, पिंक, मैजेंटा कलर। रिंग फिंगर, मजेंटा। स्काई ब्लू। मजेंटा थोड़ी होता है पिंक कलर। तो मिडिल ज्वाइंट। नहीं, रिंग फिंगर बोल रहा। वो साउंड स्लीप था, हम देख ले। एक से अधिक भी हम लोग लगा सकते हैं क्या कलर सर? जी, एक से अधिक लगा सकते मिडिल वाली हैं। सर इसकी कोई पीडीएफ है मिडिल आपके लगाना पास? है। हाँ? बोल रहा है रिंग। इसकी कोई पीडीएफ है कलर्स की? दैट विल बी द बेस्ट। बहुत सारी तो चीजें हैं, आप नोट कर रहे हैं तो बहुत मिल जाएगा। अभी तो शुरू भी नहीं हुई क्लास, अभी तो हम लोग आयुर्वेद और उसके परिभाषा में ही हैं, एनर्जी पर ही चल रहे हैं। जितनी चीजें आप पढ़ते जाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको अपने आप समझ में आएंगी। जब कंप्लीट बातें बताएंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इन्हीं ज्वाइंटों पर क्या क्या, एक एक ज्वाइंट पर क्या क्या इलाज है। तो जब चीजें सारी आपके साथ सामने सामने आती जाएंगी हर पीडीएफ में ना, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। साउंड स्लीप ठीक है गुरुजी एक बात पूछनी है। प्रॉपर ये क्या बोल रहा हूँ? गुरुजी एक बात पूछनी है जी। मैं ना कल बिटिया को कैंप अपने कॉलेज से लेके आया हूँ, तो हमने उसका टेस्ट कराया है, तो आज उसका कोविड पॉजिटिव आया है जी। तो उसका कुछ है कोई ट्रीटमेंट की उसको हम बताएं? बहुत आराम से आप स्मॉल फिंगर के सभी जोड़ पर, स्मॉल फिंगर के 3 जोड़ हैं, तीनों जोड़ पर ब्लैक कलर लगा दें आप। कौन सा कलर सर? ब्लैक कलर। कोविड पॉजिटिव है बिटिया? हाँ जी, हाँ जी। फीवर भी आ रहा है? फीवर डॉक्टर साहब गुरुजी आज आया है 101.9। कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल फिंगर के सभी जोड़ पर ब्लैक कलर, हाँ जी। और रिंग फिंगर के ऊपर वाले जोड़ पर ग्रीन कलर। इसको 24 घंटे लगा के रखें आप। अच्छा, अगर वो 2 से 3 बार लगा लें? जी, 2 से 3 घंटे में नॉर्मल हो जाए। सर ग्रीन लाइट की डार्क? डार्क ग्रीन। अच्छा सर, मेरे भी दोनों बच्चों को फीवर हो रहा है अभी। अभी मैंने टेस्ट तो नहीं कराया है, पर दोनों ही बच्चे जी, फीवर से अभी हैं। आप इसको लगाना शुरू कर दें। अच्छा, तो मैं सेम ट्रीटमेंट ही कर लूं जी दोनों जी, के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी मैं रिंग्स? रिपीट करूं? आपने मुझे जी। बोला है कि रिंग फिंगर के जो भी है, क्या बोलते हैं, अपर ज्वाइंट। अपर ज्वाइंट में आपने बोला डार्क ग्रीन कलर, जी। और जो हमारी स्मॉल इंडेक्स फिंगर है, है उसके
स्मॉल फिंगर, सभी ज्वाइंट पर, ऑल ज्वाइंट पर ब्लैक कलर लगाना है। जी ठीक है गुरु जी। सर एक एसिडिटी का बता दीजिए सर। गुरु जी एक बार वो पूछनी है, बाकी जैसे हम लोग हैं तो मैंने भी उसके साथ कल ट्रैवल किया है, वाइफ ने भी कल ट्रैवल किया है, कोशिश तो की हमने N95 मास्क लगाया था, पर एक जगह हमने खाना भी खाया था, तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है? स्मॉल फिंगर के सभी ज्वाइंट पर ब्लैक कलर सभी लोग लगाएं। ठीक है, ये ट्रीटमेंट भी है, प्रोटेक्टिव भी है। ठीक है सर एसिडिटी का सर बता दीजिए जी। एसिडिटी सर, एसिडिटी के लिए राइट रिंग फिंगर के अपर ज्वाइंट में ग्रीन कलर, राइट रिंग फिंगर अपर ज्वाइंट ग्रीन कलर। ठीक है सर, ठीक है जी। ये मैंने ठीक लगाया है, मैं आपसे पूछना चाह रही थी जी। ये मैंने ठीक लगाया है, दिखाएं आप। ग्रीन एंड ब्लू। ब्लू कहाँ पर ठीक है। लगाया? ये मिडिल फिंगर के सबसे नीचे ग्रीन और रिंग फिंगर के सेकंड उसमें ब्लू। ठीक है। ब्लू डार्क और लाइट से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? ब्लू, लाइट ब्लू ही मैं बोल रहा हूँ बार बार। अच्छा। डार्क ब्लू नहीं बोल रहा हूँ मैं। ओके। दोनों में बहुत फर्क है, जैसे जैसे आपको बताएंगे तो इसका फर्क समझ में आ जाएगा। तो सर ग्रीन कलर जो लगाना है सर वो डार्क लें? डार्क ही ग्रीन लेंगे, डार्क ग्रीन ही लेंगे, लाइट ग्रीन नहीं, डार्क ग्रीन। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू जी। सर हम लोग का क्लास का टाइमिंग बहुत अच्छा था, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, काफी घरों में ये हो रहा है, तो आई थिंक आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा सबके लिए। आगे आगे और भी अच्छा होता जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजय जैन सर, थैंक यू वीके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे। जो लोग कमांडो ट्रेनिंग में हैं वो कमांडो ट्रेनिंग के लिए मिलेंगे। सर कल से शुरू हो रही है वीके सर? कल से हो रही है सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे। तो 5 बजे भी और ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। कल की जो ट्रेनिंग है वो 3 दिन हम कोई भी जो है, चाहे वो मेंबर बनना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, ना बढ़ना चाहे, 3 दिन ये एक तरह से इनिशियल ट्रेनिंग है, ये सभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार इसको अटेंड जरूर करें। कल 5 से 7 है सर टाइम? 5 से 6:30 टाइम होता है। ओके, 5 से 6:30 कल मॉर्निंग में और ज्वाइन करें। उसके बाद 7 से 8 हमारी योग की क्लास होगी। तो तब तक के लिए सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक यू सर। गुरुजी जैसे किसी को बहुत ज्यादा ठंड लगती हो तो उसको कौन सा कलर लगाना चाहिए? ये किसका क्वेश्चन है ये मुझे बताओ जरा। हेलो, किसका क्वेश्चन है? साइन आउट कर दिया लगता है। ठंड ज्यादा लगती है, ये क्वेश्चन किसका है? सर वो अजय सर के घर से ही पूछ रहे थे सर। अच्छा चलो ठीक है, साइन आउट कर देते हैं।